गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपको खुश आमदीद एक बार फिर। बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहटों के साथ अगर आपके चेहरे पे हैं, अगर नहीं है तो सजा लीजिए। दिल नहीं भी कर रहा तब भी सजा लीजिए। इस्लामाबाद की सिचुएशन देखते हुए लगता है गायब हो रही है मुस्कुराहटें इस्लामाबाद में। अच्छा, इस्लामाबाद में ट्रैफिक भी गायब हो रही है क्योंकि आज थोड़ा मैं आज डर गई थी कि इमरान जो है वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। आई वाज थिंकिंग अबाउट यू कि अल्लाह करे आप पहुंच जाएं। मैं तो पहुंच गई थी, मेरा तो करीब ही था। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए थे। हमें यहाँ पर आने की जरा जल्दी बहुत होती है ना। हाँ, वैसे पिंडी इस्लामाबाद में जिन्होंने कम्यूट करना है ना, ट्रैवल करना है, उनको हम पेशगी बता दें कि रास्ते बंद हैं। और खास तौर पे अगर आपने डी चौक एरियाज की तरफ आना है, पार्लियामेंट हाउस की तरफ आना है, तो वो रास्ते शदीद बंद हैं। खाली बंद नहीं है, दो तीन लेयर्स के अंदर, ओबियसली बिकॉज ऑफ द एहतजाज जो कि होना है। सो आपने अपने जितने भी स्केड्यूल्स हैं, जितनी भी आपकी प्लानिंग्स हैं, आपने उसके मुताबिक रखनी है। चूंकि मुझे कम से कम 15 से 18 मिनट तो अपनी कैलकुलेशन से ज्यादा लगे आने में। ज्यादा लगे। वैसे मुझे आज कम लगे। अच्छा, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक? बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं थी, तो मेरे ख्याल से मैं 10 मिनट में पहुंचती हूँ। मैं 5-6 मिनट के अंदर जो है ना पहुंच गई थी। तो आप चूंकि रेड जोन में ही मुझे लगता है पाई जाती हैं, इसलिए रेड जोन से आपको ज्यादा फिर वो ज्यादा मसला नहीं हुआ। VVIP people, you know, they don't need any containers or any kind of protocol. So इस तरह की सिचुएशन में वैसे होता क्या है, लोग फिर छुट्टी कर लेते हैं? लोग छुट्टी कर लेते हैं, ये छुट्टी दे दी जाती है। यहाँ पे सारी बात है, जो सेक्रेटेरिएट है उसमें तो आज वैसे ही छुट्टी है, लोग नहीं आ पा रहे। लेकिन सहाफियों की छुट्टी नहीं होती है। सहाफियों की कोई छुट्टी नहीं होती। सहाफियों ने ईद पर भी आना है, उन्होंने धरनों में भी आना है, उन्होंने एहतजाज में भी आना है, और जो कुछ मर्जी हो जाए, क्योंकि अगली स्टोरी भी हमारी एक सहाफी के बारे में। हाँ, और इसके बावजूद सहाफियों के साथ समटाइम्स जो बिहेवियर है ना मुख्तलिफ जगहों पे, वो कोई बहुत अच्छा नहीं होता, बड़ा हौसला अफजा नहीं होता। ऐसी एक सहाफी है, बरतानिया के मारूफ सहाफी है फेंडर, उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल, हाल ही में एक परवाज के दौरान एक तकलीफ दे तजुर्बा जो है उसका सामना उनको करना पड़ा। उन्होंने इस वाकये की तफसीलात जो है एक्स पर अपनी एक पोस्ट में बयान की और कहा कि पोलैंड से लंदन का वो सफर कर रहे थे और इस दौरान उन्हें वॉशरूम की जरूरत महसूस हुई, लेकिन जहाज के अमले की जानिब से उन्हें व्हील चेयर फराहम नहीं की गई। इमरान, 2 दिन पहले ही हम इस तरह की सिचुएशन का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान में नहीं होती, स्पेशली एबल्ड जो पीपल होते हैं उनके लिए सहूलियात मौजूद नहीं होती। लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे भी ये मसला है। अगर हम फ्रैंक गार्डनर की बात करें, इनके बारे में अपने नाज़रीन को बता देते हैं कि बहुत ही तजर्बाकार और बड़ा ही इन्होंने काम किया हुआ है। और ये आपको पता है माजूर किस तरह से हुए थे? नहीं, ये नहीं पता। रिपोर्टिंग के दौरान 2004 में इनको 6 गोलियां मारी गई थी, इसके नतीजे में यानी कि अपने फर्ज की अदायगी में इनको इस डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ा। बट इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे जहाज के अमले से कोई शिकायत नहीं है, जो कि जाहिर बात है उनकी पॉलिसी का हिस्सा होगा, कंपनी पॉलिसी का। लेकिन एक्चुअली उन्होंने जब वॉशरूम जाना था और उन्होंने जब कहा अमले को, तो उनको व्हील चेयर नहीं दी गई जो जहाज के अंदर ऑपरेट कर सकती है। तो इसकी वजह से उन्हें रींग कर वॉशरूम जाना पड़ा और इस पर बड़े डिसहार्टेंड भी नजर आए। आई थिंक बनता भी इम्तियाजी सलूक है। जहाज इतनी बड़ी कंपनियां हैं, दे मेक मिलियंस आउट ऑफ अस। तो आई थिंक उनको ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि ऐसी कोई भी सूरत हाल हो किसी भी शख्स के लिए, लाजमी नहीं कि वो कोई जर्नलिस्ट हो या कोई मशहूर शख्सियत हो, सबके लिए इक्वल होना चाहिए और उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। बहुत अफसोसनाक है। आई होप कि जो कंपनी है वो इससे सीखे, जो भी एयरलाइन और दीगर एयरलाइन इंटरनेशनली इसको जो है रिपोर्ट किया गया है। हाँ। जो बड़े इदारे हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। तो अगली स्टोरी की तरफ चले थे। अगली स्टोरी एकदम आप किंग चार्ल्स की तरफ अब चले जाते हैं। किंग चार्ल्स जो हैं वैसे तो मुख्तलिफ हवालों से जाने जाते हैं। पिछले दिनों कुछ बीमार भी थे, उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी, लेकिन अब उनके डांस के कुछ चर्चे हैं लंदन में। वो भी जो कॉमनवेल्थ की एक तकरीब थी, इसके दौरान किंग चार्ल्स कुड नॉट होल्ड हिमसेल्फ और उन्होंने जनाब रिवायती जो डांस है सुमोवा, आई होप मैं सही नाम ले रहा हूं, सेमोवा, उसका जनाब उन्होंने मुजाहिरा किया और खूब दाद भी वसूल की। लुक एट द विजुअल्स। बिल्कुल, हम देख रहे हैं ये उनके स्टेप्स जो हैं वो बड़ी तेजी से मकबूल हो रहे हैं। और ये सेमोवा जो है ना, ये एक ट्रेडिशनल रिवायती डांस है और बड़ा अच्छा लगता है। स्पेशली जब भी हम रॉयल फैमिली की बात करते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि लोगों के दरमियान घुल मिल जाए। यहाँ पर हम किंग चार्ल्स को देख रहे हैं, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है। बिल्कुल ऐसे, ये दास्तानें तो कई छोड़ कर आए हुए हैं वैसे, बट स्टिल दिस इज ऑन अ लाइटर नोट। वो एंजॉय भी कर रहे थे उनके साथ। अच्छा, किंग चार्ल्स की तरफ से हमारे बुजुर्गान के लिए, हमारे जो एल्डरली लोग हैं ना, उनके लिए इतना बड़ा मैसेज है। मेरा ये बहुत बड़ा कंसर्न है, पाकिस्तान में लोग बहुत जल्दी खुद को बूढ़ा समझ लेते हैं। रिटायर होने के बाद 60-62 साल के होते हैं, आप अपना मतलब हुलिया ही चेंज कर लेते हैं कि जी अब हम किस काम के। हाँ, अब उम्र ही क्या है, प्लीज ऐसा नहीं करें। 60 साल में तो जिंदगी शुरू होती है, जवान होना चाहिए। हाँ, स्टे यंग एट हार्ट, यू नो।
दिल से जवान रही। आमतौर पर आपने देखा है, अगर हम बाहर के मुल्कों में देखें, रिटायर होने के बाद वो अपना सब कुछ बेच के ना मियाँ बीवी दोनों निकल जाते हैं वर्ल्ड टूर करने के लिए, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा होता है, वो इस चीज को ये नहीं समझते कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है, नसीहतें करने लग जाते हैं बस, और हम बच्चों को कह रहे होते हैं कि देखो मैं तुम्हारी उम्र में ऐसा नहीं करता था, तुम ऐसा कर रहे हो। ये भी जरूर करें, आप हमें बहुत अजीज हैं, बहुत करें, लेकिन जिए जिंदगी को, हम ये चाहते हैं चाहे उम्र का कोई भी हिस्सा है उसको भरपूर तरीके से जिए। तो किंग चार्ल्स की अच्छी मिसाल है। व्हाट नेक्स्ट वी हैव? हमें ज़रा एक मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज के बारे में एक खबर जो है वो शेयर करनी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका जिक्र बार बार होते रहना चाहिए। बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगी है। ग्लोबल वार्मिंग के बायस अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है 23वीं सदी तक ख़त्म होने का खदशा जाहिर किया है माहिरीन ने, और ख़बरदार भी कर दिया है। और ग्लेशियर का साइज़ जो है बर्तानिया के रकबे के बराबर है। जल्दी से विजिट कर लें, हम मेरे ख्याल में चले ही जाएं। आपको जाना है? हाँ, जाना है। खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे देखेंगे? देख लें, आखिरी दिन है इसके, आखिरी दीदार मैं जरा ये खतरनाक चीजें होती है ना, इनसे जरा दूर ही रहती है। नहीं, थोड़ा सा एडवेंचर जिंदगी में जरूरी है, थोड़ा सा ना, डर के आगे जीत है, और वैसे भी मर जाना है तो कुछ करके मरना चाहिए। मैं तो इस चीज पे बिलीव करता हूं। चले माशाल्लाह, अल्लाह करे आप अंटार्कटिका जरूर जाए, वहां से सुबह से आगे में लाइव रिपोर्टिंग भी करें और हमें बताएं कि वहां पे आप क्या देख रहे हैं, ठीक है? ये बड़ा जरूरी है। ब्यूटीफुल सीन्स यार, बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, और ये वैसे भी देखने में इतना अच्छा लगता है, इतनी खूबसूरत मनाजिर को देखकर। एंड आई होप अगर कभी मैं जाऊं तो जरूर आयशा लेट यू नो कि ठंड पता है कितनी, अल्लाह करे खत्म होने से पहले चला जाऊं। ठंड पता है कितनी होती है? -50 समथिंग, 100 समथिंग। वहाँ पर तो ये होती है, लेकिन यहाँ पर कितनी होती है ये हमें बताना जरूरी है, और ये रोज हम बताते हैं। तो डिफरेंट शहरों में क्या सिचुएशन होती है, मुझे लगा अंटार्कटिका का मौसम आप बताने लगी हैं। चले बहरहाल मौसम की अपडेट दे देते हैं अपने नाजरीन को। अच्छा जनाब, क्या मौसम रहेगा जरा ये बता देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की। यहाँ पर कम से कम रहेगा 22 और ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद लाहौर में कम से कम रहेगा 25 और ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। शहर कायद में रहेगा कम से कम 27 और ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम 23 और ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और कोयटा में कम से कम रहेगा 12, कम होता जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इमरान, कल आपको याद होगा मैं बता रही थी कि आप लोगों ने अपनी इम्यूनिटी पर बहुत ज्यादा काम करना है, ठीक है? और मुझे नहीं पता था कि सबसे बड़ा अटैक जो है वो मेरी इम्यूनिटी पर हो जाएगा, क्योंकि मैं बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ। लेकिन कल शो करने के बाद से जो मेरी तबीयत खराब हुई है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ख्याल अपना बहुत ज्यादा रखना है। वैसे ये मौसम सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है। अभी हम इनफैक्ट अपने मेकअप रूम में ये बात कर रहे थे कि बड़ा, अगर आप बहुत ज्यादा एसी में आपको रहना पसंद है ना, और फिर जो ही आप थोड़ा क्लाइमेट चेंज होगा, आपका बाहर निकलेंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। सो एक तो आजकल एसी ना ही चलाएं तो बेहतर है, अगर आप यूजुअली चलाते हैं। और अमूमी तौर पे भी आप अगर बाहर जाते हैं, जैसे गाड़ी में अक्सर लोग विंडो खोल ली, उससे भी डस्ट वगैरह से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो मुझे एसी में रहना नहीं पसंद, लेकिन समटाइम्स मजबूरी भी होती है ना, जैसे इस वक्त हैं हम। तो बहरहाल एहतियात करें, अच्छी चीज है, एहतियात इलाज से बेहतर है। क्विकली हमने पहले भी चूंकि जिक्र किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है डी चौक के अंदर, रेड जोन समेत दीगर जो इलाके हैं उनको शहर खामोशा को शहर कंटेनर कर दिया गया है, उनको सील किया गया है। खन्ना पुल हो, फैजाबाद हो, 0 पॉइंट हो, ये वो मकामात हैं जहां से आप इस्लामाबाद में एंटर हो सकते हैं। सारे सभी मकामात को, एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छा मोबाइल नेटवर्क जो है इमरान, वो भी बहुत मुतासिर हो रहा है। एंड आई रोज इस तरह की विदाउट एनी इंटिमेशन, ये नहीं होना चाहिए। मेट्रो बस सर्विस भी बंद है, मोटरवेज बंद है, जीटी रोड को भी बंद करने का फैसला किया गया। और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूल जो हैं वो आज बंद रहेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, मरी, सरगोदा में दफा 144 नाफिज कर दी गई है, यानी कि डबल सवारी नहीं हो सकती। कोई भी अगर डबल सवारी करेगा, 4 से 5 लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे तो पुलिस का फेंटा पड़ेगा। तो पाबंदी नहीं है ना, पुलिस का फेंटा पड़ेगा। 2 पे पाबंदी है, डबल सवारी पे पाबंदी कर दी। 7.5 लग गया फिर दफा 144। देखिए अच्छा, हम बाइक पर नहीं बैठे हुए। और मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इतनी पाबंदियां आपने गिनवा दी, फिर भी वी आर हियर। सो हमें हमारी कुछ तो तारीफ करेंगे हमारे डियर व्यूअर्स। मोहसिन नकवी साहब जो हैं हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी रोकने की तैयारी मुकम्मल है, रोकेंगे। अब कोई आया तो हमारे हाथ आया तो शिकवा ना करें, नरमी नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, नकवी साहब कह रहे हैं। और दूसरी जानिब केपी के जो सीएम है एहतजाज करने आए तो उन्हें आने देंगे, केपी के चीफ मिनिस्टर को आने देंगे। दिस इज व्हाट मोहसिन साहब सेड। सो गंडापुर कैन कम। और तहरीक इंसाफ के एहतजाज को मुलतवी करने का उन्होंने मुलतवी करने के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा मुल्क के मफाद में नहीं है, मुल्क के मफाद में रीजन है कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तान में है, आगे एससीओ कॉन्फ्रेंस भी होनी है, उसके बाद सऊदी अरब का एक वफ्द आ रहा है, चीनी सदर की आमद जो है वो भी मुतवक्के है। तो उनका ये कहना है कि आपको एहतजाज करना है, बिल्कुल आइन आपको इजाजत देता है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए कि मुल्क को नुकसान नहीं होना चाहिए इस। एंड आई
think it's reasonable. What do you think? मेरे ख्याल में ऐसा है, लेकिन आपको पता है कौन सी सियासी जमात परवाह करती है? जो हुकूमत में होती है वो मुल्की मफाद की बात करती है, और जो हुकूमत में नहीं होती वो कहती है कि हमें क्या लगे भी, हमें हमारे तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। सो दिस इज हाउ इट गोज, यू नो। ये ऐसे ही चलता है, जो नहीं होना चाहिए। वी स्ट्रांगली बिलीव, पाकिस्तान का ख्याल वैसे किसको, आज पूरा कैपिटल बंद पड़ा हुआ है, नहीं होना चाहिए था, चलते रहना चाहिए था। लोगों की इलाज हो रही है, और मैं एक बात लाजमी करता हूँ, वो एम्बुलेंसेस के हवाले से है, ऐसी गाड़ियों के हवाले से जो इमरजेंसी में जारी होती हैं, उनके लिए भी रास्ता नहीं होता, तो इसका कोई हल जरूर होना चाहिए। खैर, हमने इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेनी है, लेकिन अमेंडमेंट्स के ऊपर उससे पहले हम ये थोड़ा सा बता भी देते हैं कि आईनी तरमीम के ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट से आइन के आर्टिकल 63A नजरसानी केस में फैसला आने के बाद हुकूमत ने पीर को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया, और इत्तलात ये आ रही हैं कि हुकूमत ने बैरून मुल्क गए हुए जो अरकान हैं उनको भी वापस बुला लिया, और वो पार्लियामेंट से आईनी तरामीम मंजूर करने की कोशिश करेगी। इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन हम ले लेते हैं। किस तरफ जा रही है सिचुएशन? वी हैव आमिर ज़िया साहब विद अस, सीनियर साफी, एंकर पर्सन, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टिसुप से आगे आमिर ज़िया साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, गुड मॉर्निंग। आप सुनाइए मिजाज शरीफ। सर थैंक यू वेरी मच। कंटेनर के अंदर कैद हैं, वहाँ पे आनी दीवारें खड़ी हो गई हैं, माशाल्लाह। जी ऐसी है, फरमाइए। जी ऐसी है। बस एक तो आपने अच्छी मंजर कशी की, और हमने भी कोशिश की आवाम को थोड़ा बता भी दें कि क्या चल रहा है। आप जरा तबसरा कीजिए ना ताज़ा तरीन सूरत हाल पे, ओवरऑल जो इस वक्त मंजर बन रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान में बजाय तजादात को हल करने के हमारे यहाँ उनको बढ़ाया जा रहा है। अब हुकूमत के जो इक़दाम हैं कि जिस तरह से वो चाहते हैं कि जी PTI के लोग ना आए, तो उससे बेहतर ये होता है कि आप मुज़ाकरात करके कुछ लो और दो की बुनियाद पर जो है चीजों को सेटल करें। अभी जो हुकूमती इक़दाम हैं, जैसे कि आप फरमा रहे थे, उससे आम शहरियों को ज्यादा तकलीफ हो रही है, और एहतजाज जो है वो होने से पहले ही मैं समझता हूँ इसलिए कामयाब हो जाते हैं कि जब उसके ऊपर इतनी ज्यादा पाबंदियां लगाई जाती हैं, फिर बेशक 4 लोग जमा हों, लेकिन आप तासुर ये देते हैं कि वो कोई बहुत बड़ी कुव्वत है, और उसके लिए जो है हमने पूरे शहर को जी है नाकाबंदी कर दी है। तो ये जो मैसेजिंग होती है अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी जो है, वो हुकूमत के लिए भी अच्छी नहीं होती और मुल्क के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो हुकूमत को जो है अपनी हिकमत अमली के ऊपर मतलब दोबारा से गौर करने की जरूरत है। फिर दूसरी बात आपने फरमाई कि जनाब क्या PTI को एहतजाज मनसूख कर देना चाहिए था, मौखर कर देना चाहिए था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन हुकूमत को भी कुछ चीजें मौखर करनी चाहिए थी, और गालिबन सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ चीजें मौखर करनी चाहिए थी कि वो इतनी उसको जल्दी क्या थी 63A के ऊपर फैसला करने की। हुकूमत को ऐसी क्या जल्दी कि वो एक मुतनाज़ा आईनी तरमीम बाय हुक और बाय क्रुक जो है वो पास करवाना चाहती है। तो अगर आप दूसरे को सांस लेने की जगह ही नहीं देंगे, तो उसके भी जो बस में होगा, जितना वो तड़प सकता है, फड़क सकता है, वो फड़केगा, ठीक है ना। तो वो मतलब है कि मैं समझता हूँ आग दोनों तरफ से लगी हुई है। जाहिर है कि PTI जो है क्योंकि दबाव का शिकार है, और समझते हैं कि अगर हम खामोश हो गए तो आमिर साहब आग दोनों तरफ से लगी हुई है, लेकिन आग बुझाने के लिए तैयार कोई भी नहीं है। तो ये आईनी तरमीम का आपने खुद ही जिक्र छेड़ दिया। अगला सवाल यही होने वाला था हमारा कि अगेन इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बार बार बात की जा रही है। ये जो फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद आपको लग रहा है कि हुकूमत कर पाएगी ये आईनी तरमीम, 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी उसको? देखिए, हुकूमत 2 जावियों पे काम कर रही थी। एक तो जाविया सियासी के मौलाना को मना लें, कुछ आप अपने इत्तेहादियों को मुस्तहकम कर लें, और कुछ PTI के लोगों को अपने साथ मिला लें, कम से कम आजाद अरकान को। लेकिन आजाद अरकान सिर्फ मिल सकते हैं कि जब 63A की तलवार उन पे से हट जाएगी। आप वो ये कर सकते हैं कि अगर पार्टी लाइन से निराव करते वोट दें, तो वो अपनी सीट कुर्बान करेंगे तो उसको हुकूमत किसी और तरह से कंपनसेट करेगी। अब PTI तो इल्जाम लगा रही है कि जो उनके अरकान के ऊपर 7 लोगों का नाम लिया जा रहा है कि उन पर दबाव है, उनको धमकियां दी जा रही है, और जाहिर है कि लालच का भी हमारे जैसी तीसरी दुनिया के ममालिक में होता है। सवाल ये पैदा होता है कि आईनी तरमीम एकदम इतनी जरूरी क्यों हो गई? पाकिस्तान माशाल्लाह 1947 से इस किस्म की तरमीम और कहते हैं फेडरल कोर्ट के बगैर चल रहा था, नहीं चल रहा था, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बगैर। तो ऐसा क्या मसला आ गया कि बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं कि जी 25 से पहले होना चाहिए, हुकूमत भी कहती है 25 अक्टूबर से पहले होना चाहिए। तो इतनी मजबूरी और इतनी जरूरत क्या है? आपको क्या लगता है, आपका क्या तज्जिया है, क्यों करवाना चाह रही है इतनी जल्दी में हुकूमत? देखिए, जब ये बेनजीर साहिबा ने आइडिया फ्लोट किया था ना, उस वक्त हुआ ये करता था कि जो खिंचाव और तनाव हुआ करता था वो एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों का होता था। तो उन्होंने कहा था कि अदलिया को अगर ऐसी कोर्टों के अदलिया उनके साथ ना मिल सके तो हमें जरूरत है। आज जो है सूरत बदली हुई है, अदलिया जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ में उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो मिले हुए हैं, अब जो है हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। तो आज सूरत मुख्तलिफ है, बेनजीर के जमाने वाली नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जरूरत क्या है, आपने जो पूछा
जरूरत बिल्कुल वाज़ेह है कि जनाब वो चाहते हैं कि जब वो देखते हैं कि हमारी मर्जी के खिलाफ फैसला आ रहा है तो हम गोल पोस्ट बदल दें, हम कानून बदल दें, हम आइन बदल दें। तो आपने मुल्क को एक फ्लक्स में रखा हुआ है और उससे आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान कितना उसको नुकसान हो रहा है। हुकूमत हो सकता है कि वक्ती फतह हासिल कर ले, लेकिन इसका जो तवील मुद्दती नुकसान है आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि लोग एलिनेट हो रहे हैं, लोगों का एतमाद इदारों पर से हट रहा है। हमारी अदलिया इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल कभी नहीं थी जितनी आज है। इलेक्शन कमीशन मैंने तो नहीं देखा कभी इतना मुतनाज़ हो जितना आज है, और पार्लियामेंट पे से लोगों का जो है यकीन हट गया है। तो ये जब तमाम आप करेंगे और एक ऐसी पार्लियामेंट करने की कोशिश करिए तरमीम कि जो नामुकम्मल है, उसमें केपी की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं है, उसकी लेजिटिमेसी पे सवालिया निशान है। तो जब ये सब कुछ होगा और आप फिर ये कहेंगे कि जी हमने आइन में तरमीम कर दी, तो ये पाकिस्तान के को मजबूत करने वाली बातें नहीं है, माफ कीजिएगा, ये कमजोर करने वाली बातें। और ये जो कुछ कर रहे हैं ये सियासी मफादात के लिए कर रहे हैं। ठीक है आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर एनालिसिस। बहुत शुक्रिया, आपका तज्जिया हमारे सामने आया। आमिर साहब का ये कहना है कि जो कुछ हो रहा है पर्सनल इंटरेस्ट की बेस पे हो रहा है, जाती मफादात हैं, पॉलिटिकल मफादात है, इसमें पाकिस्तान का ये नेशनल इंटरेस्ट का ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक नहीं है, ये उन्होंने कहा। एक ब्रेक लेते हैं, क्विकली वापस आते हैं। वी हैव अ लॉट टू शेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद। हम इससे पहले तो कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात कर रहे थे, लेकिन अब जरा सिक्योरिटी सिचुएशन खास तौर पे पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल की, इस्लामाबाद की, उस पर हम बात कर लेते हैं। विद दैट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, फाइनेंशियल हब कराची की तो हम खबरें वैसे सुनते ही रहते हैं आयशा, वहाँ पे जिस तरह की सूरत हाल, हाँ बहुत अरसे से, और कोई सूरत हाल बेहतर नहीं होती। लेकिन इस्लामाबाद भी अब अनफॉर्चुनेटली कुछ एरियाज और ख़ास तौर पे कुछ सर्टन सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें कोई अच्छी खबरें नहीं आती। फिल वक्त एक स्टोरी हमारे सामने आई, G13-4 में एक वाक़या हुआ चोरी का। इस वारदात ने जो दारुल हुकूमत है यहाँ पे बढ़ते हुए जराइम के रुझान को, इस वारदात के बाद ऐसा लगता है कि वो दोबारा उजागर हो रहे हैं। रिपोर्टेड लीजिए, एक घर के अंदर G13 सेक्टर जो है, यहाँ पे चोर ताले तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए। 2.5 मिलियन रुपीज़, 25 लाख रुपए का जो सोना है वहाँ पे, गैर मुल्की कुछ करेंसी थी, कुछ 7 कीमती घड़ियाँ थी, वो चोरी कर ली। और ये एक पोश इलाका है, बड़ा क्या कहना चाहिए पॉपुलेटेड इलाका है, यहाँ पे इस वाक़े को होना इटसेल्फ वेरी अलार्मिंग। और कराची के हवाले से क्या हमारे पास आयशा? कराची के हवाले से वैसे तो ओवरऑल सिचुएशन इस तरह की खबरें आती रहती हैं, जिसका हम जिक्र करें कम तो होती नहीं है ना इस तरह की खबरें। लेकिन जो लेटेस्ट अभी तक स्टैट्स आए हैं जिसके ऊपर हमें लगा कि इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, वो ये है कि जो डकैती की वारदातें हुई हैं इमरान, उसके अंदर 100 कत्ल भी हो गए हैं। एक साल के अंदर 100 अफराद कत्ल हो गए हैं। ठीक है, आपको पता है वो स्नैचिंग की वारदातें भी होती है, उसके बाद गाड़ी छीनने के वाकयात जो है वो भी हम देखते रहते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है इस्लामाबाद की भी, कराची की भी? हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। कराची से हमें ज्वाइन किया मोहम्मद आरिफ ने, और इस्लामाबाद से हमें बताएंगे मोहम्मद जरीफ, जो हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद होंगे। पहले शहर कायद की तरफ चलते हैं। आरिफ, आप बताइएगा, एक साल के स्टैट्स जो अभी तक आ रहे हैं वो ये कि डकैती की वारदातों में इतने जो है कत्ल हो गए हैं, तो पुलिस क्या कर रही है अमनो अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? आयशा, देखिए 10 माह का वक्त जो है वो अभी गुजरा है। रवा साल के 10 माह के अंदर 100 शहरियों को लुटेरों ने जो है वो डकैती मज़ामत पर जो है वो कत्ल कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ सरजानी टाउन के इलाके में 2 भाइयों को लूटने के दौरान मुलजमान की जानिब से फायरिंग की गई, जिससे एक भाई जो है महफूज रहा, जबकि दूसरे भाई को सर पर गोली लगने के भाई जो है जा बाग हुए। मुलजमान 80,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन लूट कर बआसानी वहाँ से फ़रार हो गए। तकरीबन जनवरी के महीने में कराची के अंदर 17 अफराद जो है वो डकैती मज़ामत पर कत्ल हुए, जबकि फरवरी के महीने में भी सूरत हाल काफ़ी संगीन रही। 20 अफराद जो है वो सबसे ज़्यादा फरवरी के महीने में जो है वो शहर में कत्ल हुए हैं। रमज़ान के महीनों में जो है वो ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है वो शहर कायद में बढ़ जाती है, क्योंकि कराची जो है वो काफ़ी बड़ा रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से बड़ी आबादी यहाँ पर मौजूद है, और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो रोनुमा होती है। अगर हम ज़िले के हवाले से बात करें तो कराची के 7 मुख्तलिफ ज़िलों में जो है वो डकैती की वारदातों के दौरान जो है वो ये अफराद कत्ल हुए, जिसमें से सबसे ज़्यादा ज़िला ईस्ट जो कि शर्की का जो इलाका है वहाँ पर वारदातों की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें 24 अफराद जो है वो रवा साल डकैती मज़ामत पर शहरी जो है वो कत्ल हुए। अहम वाक़यात की अगर मैं बात करूँ तो गुलशन इकबाल में एक तालिब इल्म जो गोल्ड मेडलिस्ट था, उसे जो है वो डकैती के दौरान मज़ामत पर ईद से के तीसरे रोज़ जो है वो कत्ल किया गया था। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उन मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है,
जबकि कोरंगी में एक BBA के स्टूडेंट को भी जो है वो कत्ल किया गया था। इन तमाम तर वाक़यात के बाद जो फरवरी में स्टेट जब इससे बढ़े तो पुलिस की जानिब से हिकमत अमली ये तैयार की गई थी कि तमाम तर जो कत्ल के वाक़यात हैं जो मजम्मत पर कत्ल किए जाते IG सिंध की जानिब से जो है वो 1-2 टीमें जो है वो तश्कील दी गई थी, जिसमें जो है वो असल में होता कराची का यही सिलसिला है कि टीम्स बनाई जाती हैं और फिर उसके बाद उसका कोई हल नहीं निकलता। ये विजुअल्स दिखा के इस पे बात करके हम तो भाई थक गए, पक गए, लेकिन कराची का ऐसे ही चलता है। आरिफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। इंशाल्लाह हम फर्दर फॉलो अप लेते रहेंगे। इट्स वेरी ऑनेट, एक साल के अंदर 100 अफराद का कत्ल हो जाना, लेकिन ये किस्सा तो है कराची का, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़ा है। इस्लामाबाद जिसे सेफ सिटी का नाम दिया जाता है, दे हैव गॉट ह्यूज बजट्स टू स्पेंड ऑन इस्लामाबाद की पुलिस भी बड़ी दावेदार नजर आती है, लेटेस्ट सिस्टम्स हैं, कैमराज इंस्टॉल्ड हैं। उसके बावजूद होता क्या है, G13 सेक्टर की हम एक स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं जहां पे इतनी बड़ी वारदात हो गई और फिर ओब्वियसली वारदात होती है और पता नहीं चलता। ज़रीफ, यू हैव द डिटेल्स, क्या हुआ, ये वाकया क्या हुआ? देखिए, इस वाक़े में तकरीबन 2 रोज़ पहले का वाक़या है। जिस शहरी का घर था वो मुल्क से बाहर गए हुए थे। अच्छा। तो हुआ इस तरह के उनके भाई थे जिन्होंने इस वाक़े को रिपोर्ट किया है। उन्होंने बताया कि मैं जब घर में आया तो घर के अंदर 2 जो मुल्ज़मान थे वो पहले ग्राउंड फ्लोर के ताले उन्होंने तोड़े, ग्राउंड फ्लोर के अंदर से फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे गए। अब जिस जगह उनके घर का सोना पड़ा हुआ था, 7 तोले सोना था, तकरीबन 20 से 25 लाख के करीब मालियत बनती है इसकी। इतना मालियत का सोना था और उसके अलावा गैर मुल्की करेंसी थी जिसके अंदर डॉलर्स भी थे, पाउंड भी थे और 7 कीमती घड़ियाँ थी। अच्छा। तो मुल्ज़मान कहते हैं कि जिस जगह वो उनका अलमारी थी उनकी, वो ख़ास उसी कबर्ड में पहले आते हैं, आके उसे खोलते हैं और वहाँ से सारा सामान लेकर और वो चोरी करके ले गए। और इस वाक़े के बाद हमने देखा कि वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की रिवायती सुस्ती है, अभी तक तहकीकात कुछ नहीं की गई। क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस से जब भी जो दरख्वास्त गुजार है उनसे हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि जी पुलिस यही कहती है जी अभी हम धरने में बिजी हैं, एहतजाज में बिजी हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर तो फिर आम शहरी कहाँ जाएँ? आम शहरी फिर मतलब निज़ाम ज़िंदगी रुक जाए अगर पुलिस? आपको मैं बताऊँ कि इस्लामाबाद में तकरीबन पुलिस की नफरी देखें 10,000 के करीब होती है, उनमें से 1,000 से ज़्यादा जो पुलिस की नफरी है वो VIPs की सिक्योरिटी के ऊपर होती है। अभी कराची में वो कत्ल की बात कर रहे थे कि 100 कत्ल हुए। 8 माह का जो डेटा हमारे पास ज़राए से आया था इस्लामाबाद का, 117 कत्ल इस्लामाबाद में भी हो चुके हैं, यानी रवां माह के 8 महीनों में। तो चोरी, डकैती, क्राइम, इस तरह के जो वाक़यात हैं वो इस्लामाबाद में भी अब इस तरह लग रहा है कि कराची को टक्कर दे रहे हैं। जो यहाँ के चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, और अफसरान जो हैं वो उनकी आए रोज़ मीटिंग्स होती हैं। कभी वजारत दाखिला में मीटिंग हो रही है, कभी कहाँ हो रही है, कभी पार्लियामेंट हाउस की कमेटियों में जाते हैं। लेकिन जो शहरी हैं, यानी पुलिस का बुनियादी जो पुलिसिंग का जो मकसद है वो तो आम अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देना। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़रीफ मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ़ आई एम रॉन्ग, कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई वारदात होती है तो पुलिस की तरफ से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए, या अगर हम खास तौर पे इस मामले को ले जो डकैती हुई है नहीं की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन या कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, किसी भी डकैती को या चोरी को पकड़ने के लिए ना आजकल जदीद दौर आ चुका है। आपको जो जियो फेंसिंग होती है या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद पुलिस के पास सिर्फ 3 एहलकार हैं इस वक्त। 3 एहलकार इस्लामाबाद पुलिस के पास है जो जियो फेंसिंग कर सकते हैं। अच्छा। सिर्फ 3 एहलकार है, यानी 10,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार है, सिर्फ 3 अफराद ऐसे हैं जो जियो फेंसिंग के माहिर हैं। उनमें से भी कोई कहाँ पे गया होता है, कोई कहाँ पे गया होता है। तो आप बताएं, सिर्फ जो VVIPs है, जो बहुत बड़ा इशू होगा, उस इशू को सॉल्व करने के लिए जो है जियो फेंसिंग या जो जदीद ज़राए हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। आम आदमी की चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, वो बेचारा थानों के जो SOPs होते हैं, जो बेसिक SOPs हैं, लाइक सबसे पहले आप CCTV कैमरास चेक करते हैं, ठीक है, कि कहाँ से लोग आए थे, कहाँ गए, और जो आपने बताया कि आके उन लोगों ने ताले तोड़े और डायरेक्ट उसी सेफ में गए जहाँ पर ये सोना रखा हुआ था। तो क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि उनको पहले से मालूम था कि इस घर में कोई नहीं है, या कोई जानने वाला जिसको अंदर की इंफॉर्मेशन हो? देखिए, दरख्वास्त गुजार जो थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने पहले, क्योंकि उन्होंने पहले तो इस तरह किया कि अपने एक एप्लीकेशन दी नॉर्मल, उसके बाद फिर उन्होंने एक जिन पे उनको शक था
उन्होंने अपना शुबा भी जाहिर किया कि आप इन लोगों को बुलाकर जो है इन्वेस्टिगेट कर लें, लेकिन मैंने देखा कि पुलिस ने अभी तक किसी को बुला के इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया। और दूसरा G13 और 14 ये दोनों सेक्टर हैं इस्लामाबाद के जहां बुनियादी सहूलियात तो है ही नहीं, पानी भी आपको नहीं मिलेगा, दीगर चीज़ें भी नहीं मिलेंगी, लेकिन साथ साथ जो अब ये जो मामला चल चुका है कि यहाँ पर जराइम बहुत ज़्यादा होते हैं। शहर के एज पे है ना, पीछे कच्ची आबादियां वगैरह भी हैं और ऑब्वियसली CDA की कोई फेंस्ड सेक्टर तो है नहीं माशाल्लाह। CDA का कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसके आसपास कोई फेंस लगाई जाए। प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर इस प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाता है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जो हम इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का जिक्र कर रहे हैं, वसाइल की कमी बहरहाल पुलिस के पास डेफिनेटली है, जो कि शहर फैलता जा रहा है, देयर इज नो प्लानिंग, और हम देखते हैं कि ये मसाइल ऑफ एंड ऑन हमें देखने को मिलते हैं कि क्या ये जस्टिफाइड है, और एक्चुअली क्या ये पुलिस की जो मौजूदा लीडरशिप है, IG पुलिस है, IG कैपिटल पुलिस हैं, ये उनकी समहाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन नेग्लिजेंस भी है कि वो इसको कम मसाइल में मैनेज करें, या हुकूमत की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही डिपार्टमेंट को, जिसकी वजह से ये हो रहा है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, अगर हम बात करें ओवरऑल तो ज़ाहिर वसाइल की कमी तो होती है, जो जितने भी तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, लेकिन अगर आप इसको कराची से, लाहौर से, पेशावर से, बड़े शहरों से कंपेयर करें तो जो फी कस जो पुलिसिंग है वो इस्लामाबाद में खासी हद तक ज़्यादा है। जदीद टेक्नोलॉजीज़ भी इनके पास हैं, और जो है वो अभी अगर आप देखे जाएँ तो बाकी ज़िलों में से पिंडी एक बहुत बड़ा ज़िला है, लेकिन पिंडी में आपको CPO मिलेगा या RPO मिलेगा, लेकिन इस्लामाबाद पंजाब पे IG है। पंजाब की आबादी आप देखें इस वक्त जो है वो 8 करोड़ से ज़्यादा है उनकी आबादी, तो सिर्फ पंजाब की बल्कि से भी ज़्यादा होगी। लेकिन अब इस्लामाबाद की अगर आप आबादी देखें तो ये तकरीबन यानी बहुत कम, उसके मुकाबले में बहुत कम है। IG भी मौजूद हैं, आपके DIGs भी मौजूद हैं, SSP ऑपरेशन भी मौजूद हैं, तो दीगर शहरों की निस्बत तो इस्लामाबाद में वसाइल खासे ज़्यादा हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा चेंज करने की जरूरत है, माइंडसेट को, कि लोगों की खिदमत करनी है। पुलिसिंग असल में एक काम तो नहीं है, तो लोगों की खिदमत है। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। लास्ट क्वेश्चन, इस मामले पे जो शहरी हैं उनका परसेप्शन क्या है? क्या वो अपने आप को महफूज समझ रहे हैं? देखिए, जो शहरी हैं बिल्कुल, खुसूसन इस्लामाबाद के काफ़ी सारे इलाकों में, लेकिन खुसूसन G13 और 14 के लोग जो हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। आए रोज़ यहाँ पर जो है वो कत्ल, चोरी, डकैती के वाक़यात यहाँ पर हो जाते हैं। डाकू जो हैं वो दिन दिहाड़े दंदाते फिरते हैं। कई ऐसी वीडियोज़ जो सोशल मीडिया पर भी आई हैं जिनमें दिन दिहाड़े डाकू आते हैं और लोगों को लूटते हैं, और ये डाकू इतने दिलेर हैं। मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने एक दफ़ा बताया कि सिर्फ 500 रुपये ना देने पे एक दफ़ा एक बंदे को गोली मार दी डाकुओं ने। तो वैसे ये G13 के साथ PS रमना लगता है या गोलरा लगता है? कौन सा? थाना सुंबल का इलाका है, थाना सुंबल का इलाका है। ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं थाना सुंबल की पुलिस और उसके जिम्मेदारान। एक ये वाकया तो चले हमारे सामने आ गया, कई ऐसे वाकयात हैं जरीफ जो रिपोर्ट ही नहीं होते, और जो रिपोर्ट नहीं होते ऑब्वियसली उनकी दादरसी भी नहीं होती। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस से कि वो अपनी इफिशिएंसी को बढ़ाए। एक तो ऐसे वाकयात हों ही ना, और अगर हो जाए तो फिर जाहिर बात है जो भी साइलीन है उनको आप कोई हेल्प करें, इन्वेस्टिगेट करें, उनको मुतमईन तो करें ना। चोरों का मिलना ना मिलना बात की बात है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि इस पे अमल हो और शहरी महफूज हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद ज़रीफ, आपने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में, और आरिफ हमारे साथ मौजूद थे, कराची से अपडेट कर रहे थे अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक। हमें लगता है ऐसा है इमरान के ओवरऑल जो पुलिसिंग का मकसद था कि आम लोगों की खिदमत करना, आम लोगों को महफूज होने का एहसास दिलाना, वो खत्म होता जा रहा है और दूसरी चीजों में ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए, माइंडसेट चेंज होना चाहिए। क्विक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वी विल आउट टू शेयर। हमारे साथ रहिए। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद एक मरतबा फिर से, और क्रिकेट के मैदान से आज एक अच्छी खबर है हमारे नाजरीन के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तान ने वुमेन T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज कर दिया है। अपने पहले मैच में श्रीलंका को 31 रन से शिकस्त दे दी है। फाइनली कहीं से कुछ अच्छी खुशी की खबर जो है वो आ गई है। ठीक है, और ये विनिंग मोमेंट्स है जो हम दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं विमेन कप के हवाले से, कल हमने वैसे इसका तस्करा किया था, कल हमने इसकी बात की थी कि ये मैच होना है, और अच्छा स्टार्ट है, अच्छा लगा हमें, एक अच्छा स्पिरिट था मैच का। 117 रन का हदफ था, इसके ताकुब में 85 रन बना सकी टीम, और कप्तान फातिमा सना श्रीलंका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच भी करार दी गई। उन्होंने 30 रन बनाए। इसके अलावा जो लंकन बैटर है उनको पवेलियन भेजा। सो अच्छी कारकर्दगी रही है, एंड वी आर हैप्पी टू हैव एटलीस्ट स्टार्ट विद द विन। आई होप कि ये मोमेंटम जारी रहे और आगे भी हमारे नसीब में, हमारे हिस्से में और फतूहात आए। दूसरी जानिब मेन क्रिकेट की तरफ भी होना चाहिए। आई विश सो। कल से हम बात करें, दुआएं करने में लगे हुए कि अल्लाह करे ये जो आगे सीरीज आ रही है ये बहुत अच्छे से हो। इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड रेड बॉल बाय द वे। बिल्कुल, 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है।
मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में और दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज का ये मैदान सजने ही वाला है। हम रोज इस बारे में बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि इमरान को भी, मुझे भी और आपको भी क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है और स्पेशली हमें बहुत इंतजार है कि जल्द से जल्द एक अच्छी खबर जो है मेंस क्रिकेट टीम की तरफ से भी आ जाए। वैसे हम जीत गए, खवातीन ने देखें जितवा दिया। हाँ, बस आप वेट करें ना, फिर आप थोड़ा सब्र करें। हमारा थोड़ा सा मुश्किल इम्तिहान है ना, आप श्रीलंका से खेली हैं, हमने इंग्लैंड से खेलना है, दैट्स द प्रॉब्लम। सो जीत काज़िम तो बरकरार है, देखते हैं कारकर्दगी कैसे होती है, विकेट्स कैसी होती हैं और शाहीन कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। टीम का जो एक कहना चाहिए ना फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि हम फाइनल प्लेइंग 11 हमारी क्या सामने आती है, कौन इस सीरीज को जीता है। पाकिस्तानी टीम के मोरल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश हमारे मोरल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ तज्जियाकार, स्पोर्ट्स तज्जियाकार मौजूद है राय अजलान, उनसे बात कर लेते हैं इस बारे में। अजलान, सबसे पहले तो कल भी हमने ये बात की थी कि कौन फेवरेट है, आप भी बता दीजिए पाकिस्तान और इंग्लैंड इन दोनों के दरमियान इस टेस्ट सीरीज के लिए आपको फेवरेट कौन लग रहा है? जी देखें, जहां तक फेवरेट की बात है तो वो कहना थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल होगा, इस तरह से कि अगर आप देखें ऑन पेपर हमारी टीम उस तरह से बुरी नहीं है। सो अगर यही टीम अपनी प्रॉपर फॉर्म में खेले तो इट हैज द एबिलिटी टू बीट इंग्लैंड इन दिस टेस्ट सीरीज, प्लस ये हमारी होम कंडीशंस होंगी। इंग्लैंड का जिस तरह से चला हुआ आ रहा है वो उसको देखते हुए अगर हम एनालिसिस करें तो ऑब्वियसली लास्ट टाइम जिस तरह से उन्होंने हमारा हराया था वो एक फैक्टर है, उनकी जो फॉर्म चलती हुई आ रही वो एक फैक्टर है, लेकिन वो उनकी फॉर्म जो है वो इंग्लिश समर की थी और उसमें भी वो अपना आखिरी मैच हार गए थे। अभी वनडे सीरीज वो ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, तो थोड़ा सा उनका भी मोमेंटम जो है वो शेकअप हुआ है। कुछ खिलाड़ियों की उनकी टीम में वापसी हुई है और देखना होगा कि जिन लोगों की वापसी हुई है वो कहाँ पर एडजस्ट होते हैं। 2 अनकैप्ड खिलाड़ी वो लेके आए हैं, 2 स्पिनर्स उन्होंने अपनी टीम में ऐड किए कंसीडरिंग सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस। सो उनकी भी जहां तक तैयारी देखी जाए या टीम का कॉम्बिनेशन देखा जाए वो बहुत अच्छा है, लेकिन बात वही है कि जो 2-3 उनके बड़े खिलाड़ी हैं उनको अगर माइनस कर दिया जाए तो पीछे जो उनकी लॉट है क्या उनमें इतना लेट्स से जूस है कि वो इन विकेट्स पे इन कंडीशंस में पाकिस्तान को हरा सकें। हमारा ऑन दी अदर हैंड जो मसला रहा है पिछले काफी अर्से से वो ये रहा है कि हम अपनी होम कंडीशंस को भी प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए और उसका नतीजा ये है कि हम बांग्लादेश से भी हार गए। इट्स बीन अ वाइल कि हमने आई थिंक 2021 के बाद से अपनी होम कंडीशन में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान और इंग्लैंड आपस में खेल रहे थे फिर वो टाइम था कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में बड़ा रेलिवेंट था। 500 रन खा के भी हम ऐसी सिचुएशन में गए थे कि हम मैच बचा सकते थे या जीत सकते थे। वो कपल ऑफ गलत आउट डिसीजंस हो गए जिसकी वजह से हम वो गलत डिसीजन हमारे खिलाफ हो गए जिसकी वजह से हम वो मैच नहीं बचा पाए, बट स्टिल थोड़ी बहुत रेलेवेंसी। अच्छा अजलान, यू सेड 2 से 3 प्लेयर्स हैं, आपने 2 से 3 प्लेयर्स का कहा कि अगर उनको हम माइनस कर दें तो फिर उनकी टीम भी इतनी कोई स्ट्रांग नहीं है। एक तो वो 3 प्लेयर्स कौन से हैं जिनको आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम मस्ट टारगेट उसके ऊपर काम करना चाहिए और क्या हमारे पास उन 3 प्लेयर्स का तोड़ मौजूद है? देखें, बेन स्टोक्स plays a very crucial role in इंग्लैंड की जो साइड है, बट वो अगस्त के बाद से वो नहीं खेली, उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी थी जिसे वो रिकवर कर रहे हैं और उसके बाद उनकी वापसी हो रही है। उन्होंने अभी श्रीलंका वाली सीरीज भी मिस की थी, उसमें उनके नए कैप्टन थे। इसके अलावा जो रूट एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो he can change the game। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ शायद उसकी कोई इतनी बड़ी मैसिव कंट्रीब्यूशंस ना हो, बट वो वही टाइम था जिसमें वो बड़ा स्कोर कन्वर्ट करने में स्ट्रगल कर रहा था। अब जिस तरह से उसने अपनी गेम ही चेंज कर दी है, वो ऊट पटांग शॉट्स मार रहा है, वो बड़ा एक चैलेंज होगा। अच्छा, ये भी तो देखते हैं ना अजलान कि अगर कोई फॉर्म में नहीं है बल्लेबाज दूसरी क्रिकेट टीमों का, पाकिस्तान के खिलाफ आके सभी फॉर्म में आ जाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। अब ये देखें ना कि जो रूट जो ऑलरेडी बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है उसकी सुपर फॉर्म शुरू हो जाएगी, उसके साथ क्या करेंगे? है जिनकी पाकिस्तान के अगेंस्ट 42 की एवरेज है विद द बॉल, 42 की एवरेज है विद द बैट एंड समवेयर अराउंड 19 की एवरेज है उनकी विद द बॉल। सो वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो खिलाड़ी हैं वो ऑब्वियसली तेज क्रिकेट खेलेंगे, अगर वो वाकई अपनी बैट बॉल के ऊपर जाएंगे तो वहां पे चांस मिल जाएगा। अब आपने इंग्लिश क्रिकेटर्स का तो बता दिया, पाकिस्तान के पास ऐसे कौन से क्रिकेटर्स हैं, कौन से इस वक्त टीम में मौजूद हैं जो कि मुश्किल पैदा कर सकते हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए? राइट, मैं इसी तरफ आ रहा था कि हमारी जो प्रीवियस रेलेवेंसी थी वो यही थी कि बाबर बैट से स्कोर कर रहा था एंड शाहीन वाज परफॉर्मिंग विद द बॉल, और उसकी वजह से हमारी वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन कह लें या एक विनिंग स्ट्रीक चलती हुई आ रही थी। इन 2 खिलाड़ियों का परफॉर्म करना बहुत जरूरी होगा, बाबर का फॉर्म में आना बहुत जरूरी होगा, शाहीन का फॉर्म में आना बहुत जरूरी होगा, बिकॉज नई बॉल से अप टॉप हमें विकेट ना मिलना नुकसान ये होता है कि वो जैसे जैसे बॉल पुराना होता जाता है उनका टॉप ऑर्डर जो है हमारे ओपोनेंट्स का जो है वो इंटैक्ट होता है।
बट रिसेंटली देखा था खुरम शहजाद ने और मीर हमजा ने विद द न्यू बॉल हमें अच्छी विकेट्स लेकर दी थी अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके थे। एक और फैक्टर कंसिडरिंग मुल्तान में अगर सिर्फ हम टेस्ट मैचेस का डेटा देखें तो रिस्ट स्पिनर्स या लेग स्पिनर्स जिनको आम जुबान में कहा जाता है वो बड़े कामयाब रहे हैं। बीट दानिश कनेरिया, बीट अनिल कुंबले एंड अबरार अहमद, इवन जाहिद महमूद ने लास्ट टाइम जो है 6 आउट किए थे। सो लास्ट टाइम भी मुल्तान टेस्ट मैच में पाकिस्तान को एक टाइम पे अबरार मैच में वापस ले आए थे। So अबरार कैन प्ले अ वेरी गुड रोल। वो इतने कोई कह लें कि बहुत इफेक्टिव नहीं थे लास्ट टाइम जब उन्होंने टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला है। So this is a good chance for him to get back into the form. अजलान, हमने कैप्टेंसी को लेकर अपनी गेम स्ट्रेटजी जो प्लान की इससे पहले, मैं तो हम जस्ट क्वाइट वरी कि अगर हमने बांग्लादेश के खिलाफ हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, प्लान तो हर गेम का होता है, आई बिलीव बांग्लादेश के खिलाफ भी होगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता या उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ लैक करती है तो वो न सिर्फ कभी नाकामी होती है बल्कि कोलैप्स कर जाती है पूरी टीम। और बांग्लादेश के खिलाफ देयर वाज अ मैसिव कोलैप्स दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड। अगर हम वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो इंग्लिश टीम तो बड़ी एक्सपीरियंस्ड है, खासतौर पर रेड बॉल को लेकर तो इन जैसा मतलब सबसे पुराने हैं क्रिकेट खेलने में। तो क्या हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैप्टेंसी? देखिए, वो ये प्लान एग्जीक्यूट हो पाया या नहीं हो पाया ये तो फिर बाद की बात आती है ना। वो हम बाद में फिर जब अभी तो हम प्रीव्यू स्टेज में, जब रिव्यू स्टेज में जाएंगे फिर हम देखेंगे कि क्या प्लान था और किस तरह से वो हो सका या नहीं। कैप्टेंसी की अगर बात करें तो यही कैप्टन थे जिनकी ऑस्ट्रेलिया में की गई कप्तानी की हम सब तारीफ कर रहे थे कि फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी, बॉलिंग बहुत अच्छे थे। यही कप्तान हमें इसी कप्तान की कप्तानी पर हम कह लें बदतारीफी कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अगेंस्ट इनकी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी, फील्ड प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी, बहुत डिफेंसिव हो गए थे। तो आपने ये भी देखना है कि कैप्टन के पास रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं। इन ऑस्ट्रेलिया हम बड़े सालों के बाद ऐसा हुआ था कि हमने ऑस्ट्रेलिया के 10-10 आउट किए थे एक मैच नहीं, लेकिन अजलान कैप्टन खुद तो परफॉर्म कर सकता है ना, कैप्टन अपनी परफॉर्मेंस तो जस्टिफाई कर सकता है ना अगर टीम रिसोर्स परफॉर्म नहीं कर रहा। वो एक फैक्टर डेफिनेटली अगर हम हिस्टोरिकली देखें कि जब मिसबाहुल हक को कप्तान बनाया गया था वो भी क्वेश्चनेबल उस वक्त के लिहाज से एक मूव थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया, बारहा उन्होंने उनके 11 इनिंग्स के अंदर 950 थे और समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने वो वाला चैप्टर तो वही क्लोज कर दिया ना कि मेरी बैटिंग पे कोई सवाल नहीं करेगा, अगली बार मेरी कप्तानी की होगी। तो शान मसूद के केस में भी यही है कि अभी उनकी कप्तानी पे तो सवाल हो ही रहे हैं, उनकी बैटिंग पे भी सवाल हो रहे हैं। सो उनके लिए भी बड़े रन करना बहुत जरूरी है। सही। अच्छा अजलान, जो स्क्वाड्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन, टीम फॉर्मेशन, उसके ऊपर भी बड़ी बातें की जाती हैं और सवाल उठाए जाते हैं कि किस तरह से होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे रिजवान को रखें, सरफराज को रखें, विकेट कीपर बैटर होते हैं, इसके ऊपर हमेशा बहस रहती है। अभी ये जो टीम आई है इंग्लैंड की, यहाँ पर 2 ऐसे विकेट कीपर बैटर है जो इस टीम में मौजूद है। पाकिस्तान की टीम के अंदर ये वाला मसला क्यों है? 2 विकेट कीपर बैटर क्यों नहीं रखे जा सकते? अच्छा, 2 नहीं है, 3 विकेट कीपर बैटर्स के साथ आई है इनकी टीम पाकिस्तान। ओके, 3 है। हमारे यहाँ देखिए मसला ये कि हिस्टोरिकली भी देखें तो हमारी जो विकेट कीपिंग की जो क्या से कहेंगे जो शोभा है वो पोस्ट 89-90 जो हमेशा मुकाबले का शिकार ही रहा है। वो बीट राशिद और मोइन खान का मुकाबला हो, अतीकुज़्ज़मा और वो फरहद का मुकाबला हो, देन कामरान अकमल एंड जुल्करनैन, कामरान अकमल एंड सरफराज एंड रिजवान, तो हमेशा से मुकाबले की रही है वजह। और हमने कभी भी इस चीज को लॉन्ग टर्म में नहीं रखा कि क्यों नहीं दोनों एक वक्त में खेल सकते। रिजवान की लास्ट टाइम जो न्यूजीलैंड की सरफराज की लास्ट टाइम जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी जिसके बाद उनका प्रॉपर कमबैक हुआ था टेस्ट क्रिकेट में, वो बड़ी कमेंडेबल थी। लेकिन वो चीज भी अगर देखा जाए तो वो 2 साल कब थी। वक्त के साथ साथ सरफराज हैज बीन एन एक्सेप्शनल क्रिकेटर, लेकिन अब वो मजीद यंग नहीं होंगे। सो वो एक फैक्टर है जो हमें ज़हन में रखना होगा। तो हम जहाँ पे इन दोनों की तो बहस कर ही रहे हैं, वहाँ पे हमें तीसरा यंग विकेट कीपर भी तैयार करना होगा। तो क्या उस तरफ हमारा ध्यान है या नहीं है? फिलहाल तो नहीं लगता। फिलहाल तो हमें स्पिनर्स, कप्तान कौन होगा, हमें स्पिनर्स नहीं मिल रहा है। आप विकेट कीपर की तरफ लेके जा रहे हैं, इतने टफ इम्तिहानों में मत डालें आप क्रिकेट बोर्ड को और हमारे सिलेक्टर्स को, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सिलेक्टर्स को। खैर, गेटिंग बैक वंस अगेन टू द कैप्टेंसी, मेरी सुई वहाँ पे अटकी हुई। आई एम सो सॉरी अगर मैं रिपीटेडली ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली दफा जब शान ने दूसरा टेस्ट हारने के बाद विकेट के ऊपर तबसरा किया था तो आई वाज अमेज्ड। आई मीन मेरे जैसा लेमैन अगर एक क्रिकेट देखने वाला ये बात करे तो वो अच्छा लगता है, लेकिन नेशनल टीम का रेड बॉल का कैप्टन ये बात करे विकेट रीडिंग के हवाले से या वेदर कंडीशंस को रीड करने के हवाले से, या वो कहे कि हम तो बारिश का इंतजार कर रहे थे, तो यार मैं तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट एज अ क्रिकेट फैन। टेक्निकली बड़ा इंपॉर्टेंट है कप्तान का इतना साउंड होना कि वो विकेट को रीड कर सके, एटमॉस्फेयर को, कंडीशंस को रीड कर सके। मुल्तान की कंडीशंस को आप कैसे देख रहे हैं? और उसको लेकर वैसे आपने स्पिनर्स का जिक्र तो किया, लेकिन फर्दर क्या है फॉर द कैप्टन टू वर्क ऑन?
देखें वहां पे मौसम बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा। अगर तो मौसम गर्म और खुश्क है तो ऑब्वियसली विकेट जल्दी ड्राई हो जाएगा और उसका ड्राई विकेट पे फिर ऑब्वियसली आपको स्पिनर्स जो है कारगर साबित होंगे इन द लेटर स्टेज ऑफ द जी। गर्मी ज्यादा होगी तो आपको ये देखना होगा कि आप कम से कम आपका टाइम फील्ड में गुजरे, आप अर्ली विकेट्स लें ताकि आपके बॉलर्स थकावट का शिकार ना हो, बिकॉज मुल्तान की गर्मी हमें पता है किस किस्म की होती है और अभी अक्टूबर आने के बाद भी गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही पंजाब से। सो वो एक फैक्टर होगा। बाकी बात विकेट को रीड ना कर विकेट को रीड ना कर पाने की, तो वजह ये है कि हमने पिछले 2-3 सालों में अपनी विकेटों के साथ इतनी छेड़खानी की है कि हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि विकेट क्या हो गई है। हम हिस्टोरिकली स्पिनिंग ट्रैक्स बनाते थे और उस पर टीमों को पकड़ लेते थे। हमने जो अपनी विकेटों को तेज बनाने की कोशिश की है उसमें ना वो हम 3 में रहे हैं ना 13 में रहे हैं। आप कह रहे हैं हमसे हमारी विकेट्स की मिट्टी भी वफा नहीं कर रही है अब हमसे, हम इतना बुरा कर रहे हैं। ऐसे ही है, वो वही कह रहा हूं ना कि हमसे अपनी होम कंडीशन एक्सप्लॉइट नहीं हो पा रही। सही। अच्छा अजलान, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, नया कैप्टन जो है वो कौन होगा बाबर आजम के बाद? कई नाम अब सामने आ रहे हैं। वैसे तो कल अवैस हमारे साथ थे, वो कह रहे थे सलमान अली आगा जो है वो भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इसके लिए। आपको क्या लगता है? मुझे एक चीज का तो यकीन है कि नया कप्तान पाकिस्तानी होगा। ठीक है। वैसे जैसी परफॉर्मेंस रही है, आपको क्या बांग्लादेश से भी एक्सपेक्टेड था कि हमको इंपोर्ट कर लें प्लेयर? देखें हमारे यहाँ इंपोर्टेड वजीर आजम भी तो आ जाते हैं, तो कोचेस भी चले इसको हम मेरे ख्याल में इंपोर्टेड आ जाए, मुस्तकबिल पे टाल रखते हैं। आपके पास है कोई नाम? व्हाइट बॉल सीरीज करीब है नहीं अभी, थोड़ा बोर्ड भी चाहेगा कि इस मामले को लिंगर ऑन करे। बेहतर तो हो कि उसको उसका डिसीजन जल्द अज जल्द ले लिया जाए ताकि मजीद क्यासराइयां ना हो। जितनी ज्यादा क्यासराइयां होंगी उतने ज्यादा मसले बढ़ते जाएंगे। कैंडिडेट्स 2-3 हैं, बहुत स्ट्रांग है, बट देखना होगा कि क्या अच्छा हो सकता है। मे बी रिजवान इज अ वेरी गुड चॉइस एंड बिकॉज उनके लिए थोड़ी सी लॉबी भी सरगर्म हुई है कि उनके लिए बातचीत भी हो रही है। इस किस्म के नाम आ रहे हैं कि फखर जमान इज अ गुड ऑप्शन, सलमान अली आगा एक नया नाम आया है हमारे सामने। T20 के लिए हमने सुना है कि हारिस को कंसिडर किया जा रहा है, व्हिच विल बी अ वेरी बोल्ड एंड प्रोबब्ली अ वेरी गुड मूव। लेकिन देखना ये होगा कि हम करते हैं, बिकॉज़ पीसीबी इज नॉट नोन फॉर मेकिंग बोल्ड। आई थिंक नन ऑफ द एक्सपीरियंस इज न्यू फॉर अस, वी हैव ऑलमोस्ट डन ऑल ऑफ देम। बहुत नए लोगों को लेके भी हमने तो टीम के अंदर इन किया और कैप्टन बना दिया, हमने ऐसा भी किया हुआ है, तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि नहीं, आप कन्वेंशनल, मतलब ये मेरी जाती राय है, रिजवान इज अ गुड चॉइस, मुझे ये लगता है। कुछ लोगों को उनसे इत्तेफाक नहीं भी है, बट रिजवान थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह बात होती रहेगी, बहुत शुक्रिया। कल वैसे इंग्लिश क्रिकेट ने बड़ा गोल्फ भी खेला है भाई मुल्तान, हाँ बड़ा एंजॉय करे थे, कुछ पिक्चर्स मैंने देखी, दे प्ले वर प्लेइंग गोल्फ और एंजॉय करे थे वो। तो खैर इससे आगे बढ़ते हैं और हम क्या करें, हमारे पास एक पैकेज है, बहुत जबरदस्त पैकेज है, वो बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत विजुअल्स हैं उसके, जरा वो दिखा देते हैं अपने नाज़रीन को। खूबसूरत हंसों से लेकर ब्रेक डांस करने वाले पेंगुइन्स तक, शीशे की खिड़कियों से टकराकर अपनी जान गंवाने वाले परिंदों से अपने घर बसाने वाले बगलों तक, 2024 के बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर मुकाबले में हर किसी ने अपना घर जन्नत, ये जुमला इस तस्वीर पर पूरा उतरता है, जिसमें परिंदे अपने अपने घोंसलों में बैठे आराम फरमा रहे हैं। क्या खाऊं मैं और क्या ना खाऊं, इस तस्वीर में तो परिंदे ने अपने खाने की फिक्र कर ली और मछली के शिकार को अपने दस्तरखान पर सजाने के लिए निशाना भी संभाल लिया। अपने जहां में मस्त, उड़ने की तैयारी और फिर कैमरे का क्लिक। इस तस्वीर में इतनी सी कहानी है, लेकिन बनाने वाले ने कमाल महारत का मुजाहिरा किया। एक तस्वीर में कई जानदार। जर्मनी के बीच पर बनाई गई इस तस्वीर में जिंदगी के तमाम रंग एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो, हमें भी घर जाने दो। पोलैंड में बनाई गई इस तस्वीर में माँ अपने बच्चों के साथ सड़क क्रॉस कर रही है। अकब में पुलिस वार्डन ने ट्रैफिक को ब्लॉक कर रखा है। अपनी जिंदगी में मगन, खुश और खुरम, दो उल्लू ऊंचे प्लाजे पर अपने मस्कन में इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। सारे दिन की थकावट के बाद कुछ वक्त आराम का। बर्लिन में कव्वों ने थकन उतारने के लिए टीवी टावर के सामने बसेरा कर लिया। हमसा हो तो सामने आए। बर्फ पर खुशी से झूमते गाते इस पेंगुइन की तस्वीर ने सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी। यकीनन आप भी इस तस्वीर को देखकर एक बार तो मुस्कुरा दिए होंगे। दरख्त में बने घर में उल्लू बैठा बाहर की दुनिया को हैरानी से तक रहा है। शायद किसी की तलाश में हो, लेकिन कैमरे की नजर से सारा मंजर रिकॉर्ड कर लिया गया। सब जग सोए हम जागे,
चांदनी रातें। जी हाँ, चांद की रोशनी में एक साथ बैठे इन खूबसूरत परिंदों को देखकर हर कोई मुस्कुरा दे जो सोने की तैयारी में है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई पेंटिंग हो, लेकिन ये तस्वीर एक परिंदे की है जो खुराक की तलाश में पानी के अंदर जा चुका है और कैमरे। कितना अच्छा लगता है नेचर की बात करना, नेचर के करीब रहना, नेचर को देखना। और ये वो मनाजिर हैं जो उमूमी तौर पे परिंदे हमें नहीं देखने देते ना, कि वो किन किन हरकतों सकनात में मुलविस रहते हैं। तो फिर जो फोटोग्राफर है वो ये एहसान करते हैं कि इन मनाजिर को महफूज करते हैं, और हम ये करते हैं कि आपको दिखा देते हैं। आई बिलीव आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? हमें तो बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त मनाजिर थे और हमें मुझे लगता है ऐसे दिखाते रहने चाहिए इस तरह के पैकेजेस। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ दीगर अहम टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। इमरान, अब हमें बात करनी है एक ऐसे मौजू के ऊपर जिसके ऊपर हमें जरा सोचना चाहिए कि हमें ज्यादा सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। यंगस्टर्स इतना शिकार है इस चीज का। अच्छा, यंगस्टर्स क्या, हम सभी ना, हम जहाँ बैठे होते हैं या जहाँ पे मौजूद होते हैं, हम मौजूद तो किसी और जगह होते हैं, लेकिन जहनी तौर पे हम कुछ और पहुंचे कहीं और होते हैं, बड़े पहुंचे में हम। तो ये होता रहता है अभी हमारी जिंदगी में। अब उसकी वजह जारी बात है, हमारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन योर मेंटल डिस्टर्बेंस इन योर मेंटल हेल्थ, और वो आपको किसी न किसी ज़हनी तनाव और परेशानी का शिकार करती है। और अनफॉर्चुनेट बात है, मुझे नहीं पता इसका कोई इलाज भी है ओवरथिंकिंग का। आई डोंट नो। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद होंगी, डॉक्टर उस्मा मसरूर साहिबा, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ओवरथिंकिंग जो है ना, वो वजह में प्रॉब्लम्स नहीं भी है ना, तो आप अपने दिमाग में सोच के बना लेते हैं, ठीक है? तो इससे निकलना कैसे है, इसकी वजह क्या है? डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। डॉक्टर उस्मा मसरूर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। ओवर थिंकिंग आज का हमारा मौजू है। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि वजह क्या है इसकी? एंड आई थिंक, मुझे लगता है कि आजकल हर कोई ओवर थिंकिंग कर रहा होता है जिस तरह की सिचुएशन चल रही है। तो क्या इसका जो ताल्लुक है वो आजकल के हालात के साथ भी है? जी, मैं थोड़ा सा मौके से फायदा उठा के ये बताना चाहूंगी कि जरा हम ये देख लें ना कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। क्योंकि मैं, जैसे आप यंग जनरेशन की बात कर रहे थे, आजकल के बच्चों की बात कर रहे थे, तो आजकल है कि चूंकि बहुत सारा मवाद अवेलेबल है, तो बच्चे खुद से भी किसी चीज को लेबल कर सकते हैं कि ओवर थिंकिंग है। तो पहले तो आप ये देख लें कि देखें कोई अगर मैटर जो है वो सामने है, कोई चैलेंज आया हुआ है, या कोई ऐसे अभी फिलहाल फॉर एग्जांपल क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसमें ओवर थिंकिंग हो जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बिकॉज आप अपने आप को अनस्ट्रक नहीं कर सकते किसी भी चीज के बारे में। लेकिन हमें ये देखना है कि ओवर थिंकिंग कब बनती है। एक तो रेगुलर थिंकिंग है, ऑब्वियसली स्ट्रेस में बंदा सोचता है, उसको एंजाइटी होती है, तो चले वो सोचता है। मगर जब आपका काम ओवर हो गया, टाइम ओवर हो गया, तो बस फिर उसको ज़हन से उतर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखें कि जितना सोचना चाहिए उससे ज्यादा सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि वो काम ही अफेक्ट होता जा रहा है और कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो उसको हम ओवर थिंकिंग जरूर कहेंगे। और जनरली उसका ताल्लुक ये होता है कि वो उसके अंदर फियर भी होता है, एंजाइटी भी होती है, उसका इस तरह की मैनिफेस्टेशन होती है। तो ओवर थिंकिंग, जब चूंकि दिमाग का काम है सोचना, तो अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे ओवर थिंकिंग को, तो ऑब्वियसली वो बढ़ती जाएगी और हद से ज्यादा बढ़ेगी, और फिर उल्टी सीधी चीजें भी जहन में आएंगी। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किसी भी चीज के लिए जब आपको पता चल गया कि आपके साथ कोई सर्टेन कंडीशन है, कोई ऐसी चीज है जो आप कर रहे हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है, तो आप उसके लिए कोई एक तो शॉर्ट टर्म कोई ना कोई अवेलेबल होती है ट्रीटमेंट या कोई मैनेजमेंट अवेलेबल होती है, और फिर लॉन्ग टर्म में भी आपको उसको देखना चाहिए। क्योंकि जनरली अगर हम देखें तो हम अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर रहे होते हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हैं और इम्प्रूव भी करते हैं। और लाइफ में चैलेंजेस भी आते रहते हैं, क्राइसिस भी आते रहते हैं। इसी तरह हम अपनी सोच को भी हमें इवेलुएट करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। मुझे बताइए कि is there any certain function in our brain that actually can control overthinking? क्या ऐसा कुछ सिस्टम मौजूद है, और या ये किसी दिमाग के सिस्टम की मैल फंक्शनिंग है जिसकी बायस ही होता रहता है, या नहीं? ये हमारी सराउंडिंग्स हैं, हमारे कंपैरिजंस हैं जो हमें इस तरफ लेकर जाते हैं, हमारी कुछ डिस्पैरिटीज हैं, क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हम थोड़े जब कभी हमारी सराउंडिंग्स में ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि हम अपने आप को इनकेपेबल समझ रहे होते हैं या इनसिक्योर समझ रहे होते हैं, तो बाद दफा ओवर थिंकिंग हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लें, लेकिन ज्यादातर नहीं कर पा रहे होते। और जहां तक ब्रेन का ताल्लुक है, तो देखिए अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप हद से ज्यादा सोचना शुरू कर गए हैं और आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि सर्टेन लेवल तक किसी भी तरह की कोई मेंटल कंडीशन हो जाए, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन
डिप्रेशन हो या कुछ भी हो, वो आपके कंट्रोल ही में होता है। आप आराम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने माइंड को, थॉट्स को रीशेप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज इतनी परसिस्टेंट रख ली है आपने, वो इतने अरसे से चल रही है, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट ब्रेन केमिकल्स पे तो पड़ेगा। और फिर एक टाइम आ जाता है कि जब आपको मेडिसिन की या आपको प्रॉपर इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। और जहां तक ताल्लुक है ब्रेन के हिस्से का, तो बाल दफा ये होता है कि ब्रेन में वो माल फंक्शनिंग जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स का अप एंड डाउन कहते हैं, वो तो एंजाइटी से एसोसिएटेड है। और अगर एंजाइटी है आपके अंदर तो ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग भी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना, उसमें फिर हमें ट्रीटमेंट ही लेना पड़ता है। तो ऑब्वियसली हमारे इर्द गिर्द के सराउंडिंग की बाकी चीजों से बहुत ताल्लुक है इस चीज का। डॉक्टर साहब, कौन से लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं कि उनको ओवर थिंकिंग का ये जो मसला है वो ज्यादा हो सकता है? किस तरह के लोग होते हैं? अमूमन ये होता है कि सेंसिटिव नेचर के लोग होते हैं, जिनको ज्यादातर अपने ऊपर या तो कॉन्फिडेंस नहीं होता या इस तरह की सोच होती है उनकी कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, इनकेपेबल होते हैं, अपने आप को सफिशिएंट नहीं समझते एनवायरनमेंट से डील करने के लिए, केपेबल नहीं समझते, वो जनरली ओवर थिंकिंग। क्योंकि देखिए ओवर थिंकिंग जो है वो कोई डिसीजन नहीं होने दे रही होती। क्योंकि अगर कोई क्विक थिंकर है तो वो सिर्फ ये एक दो दफा सोचेगा चीज को और कहेगा चलो भाई बस डन, हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन एक ओवर थिंकर जो होता है वो आउट ऑफ देयर इनर फियर्स और एंजाइटीज वो नहीं रुक पा रहा होता, उसकी सोच उसे टिकने नहीं दे रही होती, अनसर्टेनिटी होती है बहुत उसके अंदर। तो ऑब्वियसली कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होती हैं, तो आपके पास जो केसेस आते हैं टाइप होती है जो बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। ठीक है, जो लोग आपको कंसल्ट करते हैं यूजुअली किस एज ग्रुप के होते हैं नॉर्मली इस काम के लिए? वैसे तो हम सभी कहीं ना कहीं इसका शिकार है, मैं तो हूँ, आई बिलीव यू कीप ऑन थिंकिंग, ड्राइविंग करते हुए, बैठे हुए। लेकिन आपके पास ज्यादा कौन सा एज ग्रुप है? एज शी सेड वल्नरेबल, तो मेरे ख्याल में एज ग्रुप वुड बी मोर एक डिफाइन करेगा उसको कि कौन सा एज ग्रुप है ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मेरे पास तो अगर मैं अपना स्टेटिस्टिक्स और डेटा देखूं तो मुझे तो यंग जनरेशन जो है ना वो लगता है कि वो ज्यादा ओवर थिंकिंग करती है। क्योंकि जब आपकी एज मेच्योर हो जाती है तो काफी हद तक चीजें आपकी समझ में भी आ चुकी होती हैं, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अनटिल अनलेस के कोई और कंडीशन हो, साइकेट्रिक कंडीशन हो, तो उसमें ओवर थिंकिंग तो होती है। लेकिन जनरली जो यंग जनरेशन है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार है, फ्यूचर को लेके कि क्या बनेगा, कैसे करेंगे, कॉम्पिटिशन को लेके जो उनके इर्द गिर्द है बहुत ज्यादा। तो इन सारी चीजों को लेके और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके, अच्छा अपने इर्द गिर्द की सेंसिटिविटी को लेके बहुत ओवर थिंकिंग होती है बच्चों की, यंग जनरेशन की, कि मुझे किस तरह की रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। डू यू सजेस्ट एनी काइंड ऑफ थेरेपी पर्टिकुलरली? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमें बीइंग द पब्लिक फिगर, थोड़ा सा लोग जो हमें खास तौर पे रेडियो के कॉन्टेक्स्ट में, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं व्हेन आई डू माय रेडियो शोज ना, तो अक्सर लड़कियां वो अपने रिश्तों को लेकर, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर बहुत परेशान होती हैं। हमारा क्या बनेगा, हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी ऐसी है, टैबूज इस किस्म के हैं। फिर गाँव देहातों में जो लोग रहते हैं, और रेडियो एक ऐसा मीडियम है आयशा जो कि गाँव देहातों तक पहुंचता है, तो लोग इसको अपना फिर मसीहा भी समझते हैं। तो इन मसाइल को लेकर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको देख रहे होंगे। इज देयर एनी थेरेपी, कोई सजेशन, कोई मशवरा उसमें जो आप दे पाए, खास तौर पर उन लड़कियों को, खवातीन के हवाले से इन पर्टिकुलर में बात कर रहा हूं? जी देखें, एक तो ये कि ओवरऑल तो जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, अगर किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, देखें एक तो नेचुरल लाइफ क्राइसिस है ना, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि चलें अब अगर फ्यूचर को लेके होती है एंजाइटी सब कुछ तो वो तो ठीक है, मगर अगर वो हद से बढ़ जाती है तो जनरली ये होता है कि जब आपको आइडेंटिफाई हो गया कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, यानी उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट कर रही है, तो आप सबसे पहले तो इंटरप्शन की स्ट्रेटजीज करें ना, कि आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को इंटरप्ट करें, स्टॉप करें, अपनी अटेंशन को मुख्तलिफ इधर उधर की चीजों में डाइवर्ट करें और मीनिंगफुल थिंकिंग को अडॉप्ट करें। आप अपने आप को ये, क्योंकि देखिए सेल्फ इवेलुएशन तो हमारी लाइफ का हिस्सा है। हम हर वक्त तो दूसरों पे, साइकोलॉजिस्ट पे, साइकियाट्रिस्ट पे या बाकी मेंटोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें अपने लिए तो ज़ाहिर है कुछ करना है। तो ऐसे लोगों को जो इसका शिकार होते हैं, मैं ये बात जरूर कहूंगी कि देखें कहीं ना कहीं अपनी थिंकिंग को सॉर्ट आउट जरूर करें और जरूर किसी समझदार इंसान से या किसी प्रोफेशनल से हेल्प जरूर लें कि अगर आपको बहुत ज्यादा इस चीज का सामना करना पड़ रहा है कि आपसे चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही या आपसे डिसाइड नहीं हो रही हैं, आपकी थिंकिंग रुक नहीं रही है। क्योंकि कोई भी मेंटोर या कोई भी हेल्प आपको आइडेंटिफाई करवाएगी कि देखो ये चीजें हैं, क्योंकि दिमाग रुक जाता है वहां पे जब डिसीजन मेकिंग हो जाती है। तो कोई अगर आपको हेल्प करवा दे कि देखो यहाँ तक हमें सोचना चाहिए, इससे आगे हमारी बस में नहीं है चीजें, हमें इनको छोड़ देना चाहिए या हमें रिलैक्स रहना चाहिए
और बिलीफ रखना चाहिए अपने पे। या डॉक्टर साहब मसला ये भी है ना, हमारी सोसाइटी में जब भी मेंटल हेल्थ का कोई भी इशू आता है तो उसके ऊपर पहले तो कोई मानना नहीं चाहता कि हमारे साथ कोई मसला हो सकता है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ओवर थिंक कर रही हूँ तो मैं ये मानूंगी नहीं कि ये कोई मेंटल इशू है मेरे साथ। तो पहले इस चीज को किस तरह से केटर किया जाए कि इसको नॉर्मलाइज किया जाए, इसके ऊपर बात करने को, कि लोग जिनके साथ ये इश्यूज हैं वो जाएं प्रोफेशनल हेल्प जो है उसको सीख करें। हाँ देखें, ये तो मतलब मैं अगर मुझे नहीं पता कि अगर कुछ ऐसी जगह हों, कुछ इलाके हों, कोई पॉपुलेशन हो जिन तक ये बात ना पहुंची हो, लेकिन जनरली ये होता है कि अब जैसे एक्सेस है हमारे पास इंटरनेट की हर जगह पे, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब ज़ाहिर हाईलाइट हो गई भी है। लोगों को अंदाजा है कि हर इंसान डिफरेंट है और बहुत सारे उसके अपनी वरीज और अपने कंसर्न्स होते हैं, और लोग जनरली ओपन होते हैं। वो ये बताते हैं कि देखें ये मसला जो है ये मुझे कंसर्न कर रहा है, मुझे अपसेट कर रहा है। तो हेल्प सीख करने में इसलिए भी कोई हर्ज नहीं है कि देखें लॉन्ग टर्म फंक्शनिंग इफेक्ट करने से, कि अगर आप अभी थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म फंक्शनिंग इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर आपने अभी से ओवर थिंकिंग कर करके अपने ब्रेन को ही पहले तो बात है कि इफेक्ट कर दिया, फिर बिल्कुल इट इज लाइक ऑन एंड ऑफ बटन इन योर ब्रेन, इन योर माइंड, कि जब आप सोचना शुरू करते हैं और जब आप उसको स्टॉप नहीं करते। जी क्विकली मैं पेरेंट्स के हवाले से, क्योंकि पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है ड्राइव करने में सारे सिस्टम को, एंड टीचर्स एज वेल आई बिलीव। तो क्विकली हमें बता दीजिए व्हाट रोल दे कैन प्ले जो कि इफेक्ट कर सकता है खासतौर पे टीनेजर्स, यंगस्टर्स के लिए, प्लीज। अच्छा जी, देखें ये जो इनसिक्योरिटीज हैं या अनसर्टेनिटीज हैं, ये चाइल्डहुड में ही आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बनती हैं। जाहिर है कि आपकी होम एनवायरनमेंट से, आपकी रेयरिंग प्रैक्टिसेस से बनती हैं। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बच्चे को इस तरह की कोई सेटिस्फेक्शन दे सकें या डायरेक्शन दे सकें उसकी थिंकिंग को। और जनरली बच्चा रिवर्ट बैक भी पेरेंट्स की तरफ ही करता है कि अगर कोई इस तरह के इशूज हो उनको ही लुक अप टू करता है। तो आई थिंक पेरेंट्स का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे। वो जितना अनसर्टेन करेंगे, वो जितना चीजों को एम्बिगुअस करेंगे, परेशान कुन करेंगे, वरीसम करेंगे, उतना ही बच्चे में ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी क्रिएट होगी, पैदा होगी, और वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मा साहिबा, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने हमें दिया। और ये ओवर थिंकिंग का मामला जो है इसको किस तरह से केटर करना चाहिए, इट इज़ नॉट अ टैबू, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। आपने कहा आप ओवर थिंक करते हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि रात को सोते वक्त बहुत ज्यादा थॉट्स आती है, बहुत ज्यादा थॉट्स आ रही होती हैं और वो रुकने का नाम नहीं। डॉक्टर साहब एक उस्मा ने इतनी अच्छी बात इन्होंने की ना कि आप पहले उसको रोके तो सही ना, आप वापस आ जाएं, आप कहें ये ग्लास पड़ा है, ये टेबल है, उसके लिए मुझे लगता है प्रॉपर एक्सरसाइज की आपको जरूरत है। समटाइम्स आप नहीं आ पाते, पता है उस जोन से निकलेंगे ना तो उसके बाद ही कुछ होगा। मैंने वैसे थोड़ा इसको प्रैक्टिस किया, इट रियली वर्क्स। अब कहीं ना कहीं हम कोई एजुकेशन के बारे में सोच रहा है, कोई अपनी डोमेस्टिक फैमिली लाइफ के बारे में सोच रहा है, तो वो ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर में होना है ना। आप अभी तो स्पॉइल ना करें कल के लिए, जो आपको पता ही नहीं है वो क्या है, उसको अपना आज तो स्पॉइल ना करें उसके लिए ना। सो अब हम अपने फ्यूचर की बात करें, हाँ प्रेजेंट में आ जाएं, वापस आ जाएं। हम थोड़ा फ्यूचर की बात कर लेते हैं क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और मामला जिसके ऊपर हमें लाजमी सोचना चाहिए, ठीक है, वो हम ब्रेक के बाद बताते हैं। सरप्राइज है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, एक मरतबा फिर सुबह से आगे में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम ओवर थिंकिंग की बात कर रहे थे और हमने कहा था कि ब्रेक के बाद हमारा वो टॉपिक है जिसके ऊपर लाजमी सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पर नहीं सोचते, इस पर कुछ नहीं करते हैं तो आप अपने आप को तो छोड़े, इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी आप मुतासर करते हैं। आई हैड जस्ट 24-25 years old a foreigner friend, ट्रैवलिंग में उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ और मैंने कहा कि आइसक्रीम खाते हैं, तो शी सेड कि नहीं, आई केयर फॉर माई टीथ, मुझे अपने मुझे दांत खराब नहीं करने। शी वाज जस्ट लाइक 24-25 और मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग था कि बाहर रहने वाले लोग या वेस्टर्न वर्ल्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, डेवलप वर्ल्ड के अंदर रहने वाले लोग इतने कंसर्न है यंग एज के अंदर, और हम माशाल्लाह 40, 45, 50 में भी चीनी भी खाए जा रहे हैं, फिजी ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए तो ये हाल है। और फिर ट्रीटमेंट्स इतने बुरे हैं, अच्छे ट्रीटमेंट्स नहीं है। तो इस सब पे हमने इस सेशन में बात, दांतों और मसूड़ों की सफाई का ख्याल ना रखने से दांतों में कीड़ा लग जाता है, जो हमारे गम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है उनमें, और मुंह से बदबू आने जैसे मसाइल, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो आपको इस चीज का सबसे पहले, एक तो मैनर्स में भी आता है ये, दूसरा ये अगर आप इफ यू स्मेल गुड यू फील गुड, तो ये बड़ा जरूरी है और इससे आपकी शख्सियत जो है वो भी मुतासिर होती है। इसको किस तरीके से ख्याल कैसे रखना चाहिए? और ये कोई बहुत ज्यादा डिमांडिंग बात नहीं है, कुछ रूटीन की चीजें हैं जो करने से होता है। एंड वन मोर पॉइंट आई शुड ऐड, हम डॉक्टर साहब से बात भी कर लेते हैं, वो है कि जो आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस है, अब वो भी एक रोल प्ले कर रही है, ऑब्वियसली ओवरऑल मेडिकल हेल्थ को इंपैक्ट कर रही है, पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रही है। उसका ओरल हेल्थ से क्या ताल्लुक है, आज हम इसको भी फोकस करेंगे। परहैप्स दिस वुड बी समथिंग न्यू फॉर यू, तो हम इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा आज स्टूडियोज में मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, कैसे आप? थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम, आई एम गुड। हम ओरल हेल्थ की बात कर रहे हैं, पहले तो हम जनरली बात कर लेते हैं ना, उसके बाद जो उसमें नए ट्रेंड्स आ रहे हैं और किस तरह से ख्याल रखना चाहिए हमें। क्या ये बहुत मुश्किल है अगर आप अपने दांतों का, अपने मसूड़ों का ख्याल रखते हैं सो दैट स्मेल ना आए, आपके दांत ख़राब ना आए, क्यों नहीं कर पाते हैं लोग? बहुत ही बेसिक चीज़ जो है ना वो सफाई है। आप सिर्फ अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखें सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। देखिए इस्लाम में भी हमें सफाई का बताया गया है। अगर हम बेसिक सफाई को फॉलो करें ना तो 90% जो मुंह की बीमारियां हैं आपको वो नहीं होंगी। तो ये वो तो बेसिक। सिर्फ ब्रश करना काफ़ी है या वो जो फ्लॉस करने की भी बात की जाती है कि फ्लॉस भी करना चाहिए? अगर हम रेगुलर ब्रश कर लेना सिर्फ तो ये आपकी 90% आपका कवर कर लेता है। लेकिन इसके साथ अगर आप फ्लॉस यूज़ कर लेते हैं, माउथ वॉश यूज़ कर लेते हैं तो वो आपको एडेड एडवांटेज है। ठीक है डॉक्टर साहब, अलार्मिंग कब है आपके दांतों की हेल्थ को लेकर? आई मीन मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और फिर सडनली एक दिन बैठे बैठे एक ऐसा दर्द उठता है और मैं जब जाता हूँ तो मुझे पता लगता है जी कोई बड़ा स्वेयर इन्फेक्शन चल रहा है, कोई रूट कैनाल करवाएं, निकलवा देंगे। तो अलार्मिंग कब है, या व्हेन वी आर सपोज्ड टू बी कॉन्शियस अपनी ओरल हेल्थ को लेकर? मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने एक दिन भी मिस कर दिया ना, ब्रश नहीं किया, तो वो आपके लिए अलार्म। You have added on to the risk. Yes. Okay. वो आपका 1 साल बाद आए, आपका 2 साल बाद आए, लेकिन वो आपका इफेक्ट डालेगा अगर आपने एक दफा भी ब्रश मिस कर दिया। वो आपने बता दिया कि सिर्फ ब्रश कर लें तो वो ही काफ़ी होगा, आपको उसके बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी तो फैक्टर्स होते हैं, लाइक ठंडा गर्म दांतों को लगना, उससे भी क्या दांतों में मसला होता है। देन मीठे के बारे में कहा जाता है, जो ज़्यादा मीठा खाता है उसको कैविटीज ज़्यादा हो जाती हैं। तो किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? देखिए जिस तरह मैं ये बता रहा हूँ कि सफाई ज़रूरी है, उसी तरह एक दूसरे जो फैक्टर है ना वो रेगुलर डेंटल विजिट है कि आप डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने के बाद विजिट कर लें। जब आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना तो कुछ चीज़ें हैं जो इनिशियल स्टेज में डायग्नोज हो जाती हैं। जो आपको ठंडा गर्म लग रहा होता है या आपको मीठे से दर्द हो रहा होता है ना, ये डिजीज़ की एक एडवांस स्टेज होती है जहाँ पे आपको ये पता चल रहा होता है। इससे पहले ही अगर आप रेगुलर विजिट कर रहे हो किसी भी डेंटिस्ट के पास तो आप उसको अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं। आप जो भी कहते हैं कि दांत में दर्द हो रहा है या मीठा लग रहा है, ये एडवांस स्टेजेस ऑफ डिजीज है। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन। बट यू गाइस आर वेरी एक्सपेंसिव, डेंटिस्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, दिस इज द वन फैक्टर लोग जाते नहीं हैं। दिस इज एक्सपेंसिव व्हेन यू गो टू ट्रीट अ डिजीज। अच्छा, ओके। हमारा सारा फोकस प्रिवेंशन के ऊपर है कि आप रेगुलर विजिट करें, सफाई का ख्याल रखें, तो फिर आपको वो एक्सपेंसिव भी नहीं लगेगा। आपको सिर्फ एक रेगुलर विजिट, यानी कि आप ये कह रहे हैं आसान करने के लिए कि अगर हम रेगुलर विजिट्स करवा रहे हैं और कोई डिजीज पैदा नहीं हो रही है तो फिर हमें ओरल हेल्थ को ट्रीट करना महंगा नहीं पड़ेगा। डेंटिस्ट महंगा नहीं लगेगा। यस, दिस इज एक्सपेंसिव का जो इलाज है वो ये है कि आप इलाज से पहले आए। हाँ। इलाज से पहले आ जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे देसी माहौल के अंदर ये होता नहीं है ना, वो कहते हैं जब तक पता नहीं चलेगा ना किसी बीमारी का तब तक डॉक्टर के पास जाना नहीं, अवॉइड करते हैं डॉक्टर के पास जाने को। ये बड़ा इसीलिए हम सारा फोकस जो है ना ओरल हाइजीन के ऊपर देते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको दांत का कोई मसला होगा, ओरल हाइजीन अगर आपकी ठीक नहीं है तो आपको और बहुत ज्यादा सिस्टेमिक डिजीजेस हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीजेस, ये सारी लिंक्ड हैं क्योंकि जरासीम आपके मुंह में इकट्ठे हो रहे होते हैं। ठीक है। अब वो ही जरासीम आपके बाकी बॉडी के सिस्टम में जा रहे होते हैं क्योंकि कुछ जरासीम मुंह के लिए तो वो नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन जब आपकी बॉडी में कहीं और जाते हैं तो वो आपका वहाँ के लिए नॉर्मल फ्लोरा है। कुछ जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके दांत गिर जाते हैं, उनको बड़ा मसला होता है, इसका क्या ताल्लुक है आपस में, शुगर का और दांतों के गिरने का? या हड्डियां तो वैसे वीक होती ही हैं शुगर। देखिए दांत जो है ना वो आपकी हड्डी के अंदर एक लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और उसको दांत को लिगामेंट्स ने और हड्डी ने एक सॉकेट प्रोवाइड की हुई है। तो जब हड्डी वीक होगी, वो लिगामेंट्स वीक होंगे तो आपके दांत भी वीक हो जाते हैं। ओके ओके। सो दैट्स अच्छा, एक और चीज, माइग्रेन जब होता है आपको तो वो, क्योंकि मुझे जब होता है तो कान में एंड देन दांतों में स्पेशली एक साइड पर वो दर्द शुरू हो जाता है। माइग्रेन का इससे क्या ताल्लुक है? देखिए जो दर्द है ना वो ओवरऑल रेफर्ड भी हो सकता है किसी भी जगह, क्योंकि नर्व्स जा रही होती हैं आपकी, तो वो कहीं पे भी पेन कहीं पे भी रेफर्ड ट्रैवल्स। अक्सर आपने सुना होगा लोगों से कि हम डेंटिस्ट के पास गए हैं तो दर्द मुझे राइट साइड पे था, निकाल उन्होंने लेफ्ट साइड कर दिया। अच्छा। दिस इज द रेफर्ड पेन। Here comes the artificial intelligence जो आपको भी यानी पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी सही डायग्नोसिस में हेल्प करे। कितनी इन्वॉल्वमेंट है इसके AI की?
इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान में वी आर द फर्स्ट वन जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेंटिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और हम डायग्नोसिस के ऊपर काम कर रहे हैं कि एक मुंह का आपने एक्सरे लिया, अब वो एक्सरे जो है वो आपको एक डेंटिस्ट बता सकता है कि कौन सा दांत खराब है। अच्छा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगी ये दांत खराब है, ये दांत खराब है और ये इस स्टेज तक खराब। कितना करेक्ट बताता है? राइट नाउ एक्यूरेसी कितनी है? राइट नाउ इट्स अबाउट 90%। अच्छा, वाओ। बट इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द डाटा ट्रेनिंग। जितनी डाटा की ट्रेनिंग होती जाएगी इसकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसीलिए इट्स नॉट 100% एक्यूरेट, बट इट इज हेल्पिंग द डेंटिस्ट टू डायग्नोज। कहीं ना फिर ह्यूमन एक्सपर्टीज भी तो फिर आ जाती है बीच में। इज इट एक्सपेंसिव? ये मजीद एक्सपेंसिव करेगा? नहीं, ये मजीद आसान करेगा, क्योंकि ये पेशेंट के लिए भी हम ये फैसिलिटी सो एक्सपेंस पे अटकी हुई है बिकॉज़ डेंटिस्ट आर वेरी एक्सपेंसिव इंडीड। अच्छा, टाइम कम है। बच्चों के हवाले से मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बहुत छोटी सी उम्र में 2 साल 3 साल के होते हैं, जेलीज वेलीज खाते रहते हैं, दांत सारे चले जाते हैं और वैसे घूम रहे होते हैं और अजीब भी लगते हैं। तो क्या ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ? पेरेंट्स की तरफ से कोई नेग्लिजेंस है या इटसेल्फ बच्चे तो फिर रुकते नहीं है, मीठा उनको बड़ा पसंद होता है, ये कैविटी वगैरह के जो मसाइल होते हैं उसको थोड़ा सा बच्चों के हवाले से एक्सप्लेन करें। देखिए, जेनेटिक कंपोनेंट बहुत कम है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते। इट्स मेनली अबाउट द नेग्लिजेंस। 6 साल से लेके 13 साल की उम्र के दौरान बच्चे के जो दांत है वो दूध के दांत आ रहे होते हैं और कुछ गिर रहे होते हैं, दूध के दांत कुछ आ रहे होते हैं और कुछ परमानेंट दांत आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एक दांत को वक्त पे गिरना चाहिए और नया दांत वक्त पे आना चाहिए, ठीक है। अगर ये डेंटिस्ट इसको सुपरवाइज नहीं कर रहा या पेरेंट डेंटिस्ट के पास नहीं लेके जा रहा तो वो दांत टेढ़ा आता है। और ये दांत अगर टेढ़ा होगा तो सफाई नहीं सही होगी, अगर सफाई नहीं सही होगी तो दांतों में कीड़ा लगेगा। ओके। और शायद इसी वजह से पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इतना केयर भी नहीं करते कि ये दूध के दांत है टूट ही जाने हैं, नए आ जाएंगे तो इतना मसला नहीं होगा। प्रॉब्लम। और सबसे मेजर प्रॉब्लम ये भी आती है कि अगर आपका दांत थोड़े से भी टेढ़े हैं ना तो उसका मतलब है सफाई नहीं सही हो रही उस दांत की। अगर सफाई नहीं सही होगी वहाँ पे कीड़ा लगेगा। अच्छा, दांतों का ये जो टेढ़ा आना है फिर लोगों को ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। अच्छा प्लीज, मेरा एक दांत जो है ना वो टेढ़ा है, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। एक की खैर है, एक चल जाता है, ज्यादा नहीं। एक थोड़ा सा एक का भी प्रॉब्लम है। दांत टेढ़ा है तो ये पहली निशानी है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, नहीं तो आपका दांत खराब होगा। अब दांत का खराब होने का जो जिसको हम इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि वो खराब हो गया तो वो आपको 6 महीने बाद पता चलेगा या 1 साल बाद पता चलेगा या। सर, बुक 1 अपॉइंटमेंट प्लीज। मेरा तो बचपन से ही टेढ़ा है तो अब पता नहीं क्या होगा, मुझे लगता है कि अब मुझे जाना ही चाहिए। वैसे एक अपॉइंटमेंट आपकी अभी बुक हो गई है तो इतनी ज्यादा आसानी हो गई है कि अब वो ब्रेसेस से भी ज्यादा एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें अलाइनर्स होते हैं, वो नजर भी नहीं आते। आप नॉर्मली बैठ के शो भी कर रहे होंगे तो किसी को पता भी नहीं चलता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है कि राइट डेंटिस्ट का इंतखाब। ठीक है, अब सारे लोग बैठे हुए मार्केट के अंदर, ऑब्वियसली बिजनेस फैक्टर भी है, आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों की इतनी महंगी एजुकेशन के बाद प्रैक्टिसेस हैं वो अपनी जगह, लेकिन हाउ टू सी के ये बंदा ठीक है, ये सही इलाज करेगा मेरा, इसकी कोई निशानी इन स्पेसिफिक डॉक्टर साहब दैट यू कैन से कि आप ये फैक्टर्स देख लें और फिर जाएं उस क्लिनिक के ऊपर? देखिए, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के आने के बाद जो है ना, इंफॉर्मेशन छुप नहीं सकती। अब किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन है ना, इफ द डेंटिस्ट इज राइट तो वो सामने आ जाता है, अगर उसका काम अच्छा है तो वो सामने आ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इन चीज़ों को देख रही होती है। इस तरह नहीं है कि कोई भी डेंटिस्ट जो है वो क्लिनिक खोल सकता है या कोई भी क्वैक जो है वो क्लिनिक खोल सकता है। गवर्नमेंट के कुछ चेक एंड बैलेंसेस है, वो आप पूरा करते हैं तो फिर ही आप एक। और रिव्यूज पर हम कितना रिलाय कर सकते हैं? पेड भी होते हैं वैसे। इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आई थिंक जो अभी जमाना है ना सोशल मीडिया का, रिव्यूज हो कुछ भी हो, सब पता चल जाती है। इतना सॉर्ट रिव्यूज मसला नहीं। अभी आप किसी नॉन बंदे के रिव्यूज हैं तो आपको पता चल जाते हैं कि ठीक है, ये ऑथेंटिक रिव्यूज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद मुस्तफा सर, आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ मौजूद। अब हमें ब्रेक की तरफ जाना है। हाँ, ले लें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप रहिए साथ, स्टे विद अस, रहिए। सबसे आगे में एक मर्तबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात जो कि सबसे आगे की है तो बात टैलेंट से आगे की भी है। आई मीन बियॉन्ड द टैलेंट, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस। मुख्तलिफ शख्सियात से मिलवाते तो रहते हैं आपको जो ज़िंदगी में अच्छा करते हैं, तभी ओबियसली हमारे नेशनल टेलीविजन का हिस्सा बनते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी एथलीट मौजूद हैं जिन्होंने ये मुश्किल रास्ता अपनाया और इसको अपनाते हुए आगे बढ़ी, अपने अज़्म को और अपने हौसले से ये साबित किया कि भाई जिंदगी में कुछ मुश्किल नहीं है। इंस्पायरिंग स्टोरी है, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी है। कैंसर सर्वाइवर है, ठीक है, खातून है
और एथलीट भी हैं। इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। इनका नाम है आयशा मस्तूर, आयशा मस्तूर भट्ट, जिन्होंने ओबियसली मैंने आपको बताया कैंसर जैसा एक मुज़ी मरज़ इनको लाहक हुआ और उसके बावजूद इन्होंने अपने ख्वाबों की राह में, जिसे कहते हैं ना, आड़े नहीं आने दिया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और मैराथन जो दौड़ थी उसके अंदर सोने और कांसी के तमगे हासिल किए और उसके साथ भी ज़िंदगी में बहुत इंप्रेसिव कर रही हैं। इसी हवाले से हमने उनसे बात करने का फैसला दैट इज़ वाई हमने आज उनको बुलाया और आपसे भी सोचा कि मुलाकात करवाते हैं उनकी। आयशा मस्तूर हमारे साथ मौजूद है। आयशा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। जिस वक्त हम तैयारी कर रहे थे उस टाइम भी हमने यही सोचा कि डेफिनेटली इनके जैसे जो लोग हैं वो हमारे शो में आने चाहिए, सो दैट जो बाकी देखने वाले हैं उनको भी आप इंस्पायर कर सके। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मैराथन, ये जो दौड़ है, इसके अंदर दिलचस्पी कब और कैसे पैदा हुई आपकी? First of all, thank you so much for inviting me in your show. ये मुझे बचपन से शौक था। स्कूलिंग में मैं दौड़ वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी और हमारे स्कूल में जो है वो रिंग्स होते थे जो एथलेटिक्स के लिए होते हैं, जिसपे आप यूं आगे स्विंग करते हैं और फिर कलाबाजी लगा के वापस आते हैं। तो ये मैं अपने स्कूल में करती थी, तो काफी लड़कियां मुझे देखती थी कि आप कैसे कर लेती हो। तो ये एक नेचुरल था और मैंने फिर बाकायदा जो है वो स्टार्ट किया। मेरा जो स्टार्ट था वो हाइकिंग से हुआ था। 2020 में मैंने अपनी जो एक्टिविटीज थी वो हाइकिंग से स्टार्ट की थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो मेरा शौक रनिंग की तरफ आया और फिर मैंने रनिंग में भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो ये जो कैंसर की जर्नी है, आई नो इट्स हार्ड टू डिस्कस, बट इसलिए हम पूछना चाहते हैं क्योंकि बहुत से लोग बहुत सीखते हैं, उनके लिए बड़ा सबक होता है, बड़ा इंस्पिरेशनल होता है। अब अगर थोड़ा सा इस बारे में भी हमें आयशा बताएं, हाउ इट हैपेंड, कब पता चला, कैसे हुआ ये? मुझे डायग्नोज हुआ था जून 2022 में। उससे पहले मैं अपने हाइकिंग और ये एक्टिविटी स्टार्ट कर चुकी थी और ये कहीं जिस समय 2018 से कहीं जिस समय इसका सेल था, मेरे जो राइट ईयर है इसकी बैक साइड पे जहाँ से गर्दन स्टार्ट होती है वहां पे एक छोटी सी गिल्टी थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो 1 फिंगर साइज तक हो गई और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी मुझे इरिटेशन स्टार्ट हो गई। तो फिर जब डायग्नोज हुआ तो CMH से सारा मेरा ट्रीटमेंट हुआ और ये तकरीबन 2.5 साल मुझे रहा। 3 कीमोस थी, 20 रेडिएशंस थी और ये मतलब सबके लिए एक सरप्राइज था कि मतलब एक कैंसर पेशेंट किस तरह ऐसी एक्टिविटीज कर सकती है। और ये आप सुनको हैरानी होगी आपको कि जब मेरी फर्स्ट कीमो थी उसके नेक्स्ट डे जो है वो मेरी सबसे लॉन्गेस्ट हाइक थी 52 किलोमीटर इन 13 आवर्स और माशाल्लाह वो मैंने कर लिया। माशाल्लाह। अच्छा आयशा, एथलीट्स के बारे में तो हमें पता है कि नर्व्स बहुत स्ट्रांग होते हैं उनके, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है। लेकिन जब आपको इस बीमारी का पता चला, कैंसर का पता चला, उसके बाद आपने किस तरह से इसको टैकल किया और साइकोलॉजिकली कितना हिट किया इसने आपको? जब मुझे ये पता चला तो मैं बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं थी, बल्कि ये मेरे लिए एक सरप्राइज था कि मैं इतनी एक्टिव हूँ, ये मुझे कैसे हो सकता है। और मेरी फैमिली में भी ऐसा कोई पेशेंट वगैरह कुछ ऐसे नहीं थे। इन लॉज में पेशेंट थे तो मतलब मैं बिल्कुल मैं इससे घबराई नहीं, मेरा मोराल बुलंद था। जैसे आपको पता है सूरत तगाबुन की एक आयत है, उसका तर्जुमा ये है कि हर मुसीबत हर बीमारी जो है वो अल्लाह के हुस्न के बगैर नहीं आती। तो मैंने इसको बिल्कुल भी इसको अपने पे हावी नहीं किया, इसको दर्द सर नहीं बढ़ाया अपना। मैंने कहा ये अगर अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए कोई इम्तिहान है, कोई चैलेंज है तो इंशाल्लाह वो मुझे खुद इसमें से निकालेगा। मुझे मायूस नहीं होना, मुझे अल्लाह ताला की जो है वो रहमत पे पूरी उम्मीद थी। और उसके बाद मैंने अपनी एक्टिविटीज को उससे भी ज्यादा तेज कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड टफ एक्टिविटीज की। और जो मेरे फैमिली के हैं मेंबर्स वो ये कहते हैं कि आयशा ने जो है ना वो अपने सेल को ना ये सख्त हाइकिंग और चला के मार दी। अच्छा, आप द काइंड ऑफ क्लोथ्स यू वेयर ऑब्वियसली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप आई बिलीव ये करती हैं, तो ये तो आपके लिए जब आप मैराथन के अंदर जाते हैं तो थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है आई बिलीव, लेकिन हाउ डू यू मैनेज रनिंग विद एन अबाया? आई मीन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस। कैसे आपकी ट्रेनिंग मुसलसल इसको लेकर, या हमें लगता है मुश्किल है, होता नहीं है? नहीं, मैं इसको ही लेके चलती हूँ। देखिए पाकिस्तानी तो मैं बाद में, पहले एक मुसलमान हूँ और मेरा ये ख्याल है कि गाउन जो है वो मेरी राह में रुकावट नहीं डालता।
अगर आप ये समझते हैं कि पर्दे के बगैर जिस तरह उनका रनिंग वालों का जैसे कॉस्ट्यूम होता है उसमें पहन के मैं ज्यादा इजी फील करूंगी, नो, मैं इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ और ये मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। एंड दैट्स ट्रू आयशा, बिल्कुल, क्योंकि मेरी अपनी बहन की अगर मैं बात करूँ, वो भी माशाल्लाह शरई पर्दा करती है, तो वो शी इज लाइक कि ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर उसको कहा भी जाता है कि भाई आपको गर्मी नहीं लग रही है, खाने में मसला नहीं हो रहा अगर आप बाहर है तो बिल्कुल हम अंडरस्टैंड करते हैं, अगर शी इज वेरी कंफर्टेबल, उसमें कोई मसला नहीं होता। आयशा, ये बताइए कि एथलीट होना, इसके लिए जो घर वाले हैं, स्पेशली एक लड़की के लिए, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको वो सपोर्ट मिली अपने घर से? उसके बाद जब ये बीमारी जो है वो आ गई, तो उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया और उन्होंने किस तरह से सपोर्ट किया आपको? जब मैंने हाइकिंग स्टार्ट की थी तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि बस अब 2-3 दफा हाइकिंग होगी ना, आपको शौक पूरा हो गया है। तो मैं कहती थी नहीं, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, ये तो अभी आगाज है। फिर मेरे बच्चे भी मतलब सपोर्ट करते थे मुझे, फैमिली में भी था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो इसको पसंद नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि तुम बीमार हो, तुम पेशेंट हो, तो ये तुम क्या कर रही हो। मैं कह रही मैं बीमार नहीं हूँ। जब मैंने इसको अपने समझा ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ, तो मैं अपनी एक्टिविटी स्टॉप नहीं कर सकती। और अल्लाह ताला की जो है वो मदद मेरे साथ थी, और जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ। अभी तक कौन कौन से मुकाबले जीत चुकी हैं, जरा ये बता दीजिएगा। मैंने स्टार्ट किया था 5 किलोमीटर से रनिंग स्टार्ट की थी। 5 किलोमीटर में भी मुझे मेडल मिला, 10 किलोमीटर भी मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी मेरे पास मेडल है। फिर हाफ मैराथन है, फुल मैराथन है, और उसके बाद जो अभी रिसेंटली पराक्रम गिलगित बल्तिस्तान में जो अल्ट्रा मैराथन इंटरनेशनल एक रनिंग इवेंट हुआ, जिसका डिस्टेंस था 55.4 किलोमीटर, और मैंने इसको कवर किया 8 hours and 26 minutes में, एंड आई गॉट सेकंड पोजीशन इन फीमेल कैटेगरी। और ये मेरे लिए बहुत जबरदस्त एक एक्सपीरियंस था कि वहां पे तकरीबन 85% जो था वो ट्रेल का सारा रूट था, और 15 to 20% जो था वो रोड थी, और मैंने इसको बिल्कुल सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किया, और आई एम वेरी हैप्पी। वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू हैव यू विद अस। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी इंस्पिरेशनल है आप और बड़ी कॉन्फिडेंट भी है माशाल्लाह। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। आप अचीव करते रहिए, हमारी मेहमान बनते रहिए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अप्रिशिएट आपको करते रहें। बहुत शुक्रिया आयशा मस्तूर, आप आई और आपने बहुत सारे लोगों को आई बिलीव इंस्पायर किया है। सो कुछ भी आपको रोक नहीं सकती है, कोई बीमारी, कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में है, इट कैन नॉट स्टॉप यू इफ़ यू हैव दैट करेज, इफ़ यू हैव दैट डिटर्मिनेशन इन इनसाइड योरसेल्फ कि मुझे ये करना है, तो आप कर गुजरते हैं। और कितनी क्लासिक एग्जाम्पल है, और ये एक है, ऐसी कितनी एग्जाम्पल्स हैं जो शायद सामने भी नहीं आ पाती। सो क्या मरमाने कर गुजरिए, हम ढूंढते रहते हैं ताकि आप तक पहुंचाते रहें, आपको दिखाते रहें। तो आगे बढ़ते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा लास्ट सेगमेंट होगा। पहाड़ तो हम दिखा ही रहे थे ना, पहाड़ों की मजीद बात कर लेते हैं। पहाड़ों की मजीद बात कर लेते हैं, वादी कागान की बात कर लेते हैं, वहाँ की हसीन वादियों की बात कर लेते हैं। और अब सर्द मौसम भी आ रहा है। कागान बिल्कुल, लेकिन मैंने बर्फबारी आज तक नहीं देखी है। ये जो है ना, मैं बड़ा इंतजार कर रही हूँ, और अब तो मैं इस्लामाबाद भी आ गई हूँ, तो मेरे ख्याल से आसान होगा मेरे लिए। तो विंटर टूरिज्म जो है उसके आगाज के साथ ही नारान में रौनकें बहाल हो चुकी हैं जनाब। ठंडे पानी के झरने, नीली झीलें और पहाड़ी मनाजिर ना सिर्फ मुल्की सयाहों के लिए बल्कि गैर मुल्की टूरिस्ट के लिए भी बेहद दिलकश है। दिलकश है। देखिए ना कितने दिलकश है मनाजिर नजर आ रहे हैं आपको। आपका दिल नहीं करता इनको देखे कि निकले अपने दफातर की रूटीन से, घरों की रूटीन से, दिल करता है घूमने चले जाएं। लेकिन मसला ये है कि प्लान बनते रहते हैं, लेकिन वो दिन नहीं आता जब जाना एग्जीक्यूट नहीं होते। खैर जी, सयाहों के लिए जो नारान है, यहाँ पे खुसूसी डिस्काउंट्स रिपोर्टेडली दिए जा रहे हैं, और इस तादाद में इजाफे का भी बाइस बन रहे हैं। इस वजह से सयाहों की तादाद भी बढ़ रही है। इस वक्त हमारे साथ इंस्पेक्टर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी मुअज्जम मौजूद है, मुअज्जम खान इनका नाम है। उनसे जरा पूछते हैं कि क्या है सयाहों के लिए जो उनको अट्रैक्ट कर सकता है। मुअज्जम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें ये जो सयाहों का रश है काफ़ी अमूमी तौर पे भी रहता है, क्योंकि बड़ी फेमस डेस्टिनेशन है, लेकिन वी हैव हर्ड कि कुछ नई अट्रैक्शंस भी हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स एंड ऑल। क्या है जी, हमें थोड़ा सा बताइए, क्यों जाएं हम कागान इस वक्त? जी, कागान आप इसलिए आए कि सबसे पहले तो यहाँ पर अभी कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जी लोग पहले आते थे, रास्ते में इश्यूज हो जाते थे, तो उनको उस तरह कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता था। तो अभी हमारे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर 24/7 एक्टिव है। हमारा स्टाफ हर थोड़े किलोमीटर के बाद मौजूद होता है रोड पे, जो टूरिस्ट को प्रॉपर्ली फैसिलिटेट करता है। उसके अलावा विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए केडीए की मशीनरी नारान में एंड तक मौजूद रहती है, जब तक मेजर स्नोफॉल नहीं हो जाती 3-4 फीट।
उससे पहले जो हल्की फुल्की स्नोफॉल है उसको लोग एंजॉय कर सकते हैं। हमारी मशीनरी यहाँ पर मौजूद होती है। अगर लोग कहीं फंस जाते हो तो हमें फौरन कॉल करके वो हमें फौरन कॉल कर सकते हो और हम उनको बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है। अच्छा मौसम, ये भी बताइएगा कि क्योंकि सयाहों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो लोकल बिजनेसेस जो हैं वहाँ पर और स्पेशली होटल इंडस्ट्री की हम बात कर लें, वो किस तरह से तरक्की कर रहे हैं? जी, इस तरह के यहाँ पर होटल्स अब बहुत ज्यादा हो गए हैं और यहाँ पर नए स्पॉट्स भी ओपन हो चुके हैं। जैसे सबसे पहले तो ये नारायण से आगे लोग कम जाते थे, अभी नारायण से आगे 2 मेजर स्पॉट्स और बन चुके हैं, बटाकुंडी और बड़ावई। अभी वहाँ पर भी लोगों को ठीक ठाक रश होता है। वहाँ पर बड़े प्यारे बटाकुंडी और बड़ावई। ठीक है। सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे फैमिलीज के साथ यूजुअली लोग ट्रैवल करते हैं, उनको ट्रैफिक ब्लॉक होने का आता है, सड़क बंद हो जाती है, कोई एक गलत रास्ता लेता है और उसकी वजह से सारी ब्लॉकेज हो जाती है। इसका कोई हल कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निकाला है? और कुछ जब मैं गया, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट शहर में दाखिल होते हुए ऐसे हुआ कि वहाँ पे सफाई का इंतजाम मुझे थोड़ा मखदूश लगा और उसकी वजह लोग हैं, जारी बात है। तो इसके लिए भी कुछ किया गया है? आप आए होंगे ईद के दिनों में, तो ईद के दिनों में अगर हमारे पास कैपेसिटी है तकरीबन जी हमारे पास कैपेसिटी है पूरे नारायण में 10 से 12 हज़ार गाड़ियों की। ठीक है, वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ईद के दिनों में यहाँ पर 20-22 हज़ार गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो ऑब्वियसली एक इशू तो बन ही जाता है। तो हमने फिर भी कोशिश करते हैं कि फैसिलिटेट करें उनको जितना मैक्सिमम हो सके। ठीक है। एक और चीज, प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, स्पेशली जब भी कोई सयाहों की बड़ी तादाद जा रही हो इन एरियाज में। तो इस इशू को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस कंट्रोल करने के लिए भी कुछ किया जा रहा है वहाँ पे? मैम असल में प्राइसेस में हाइक तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या तकरीबन हर मुल्क में आ जाता है, लेकिन हमने कोशिश की है इस तरह के लोगों को हमने रिटर्न किए, जिन्होंने हमें रिटर्न कंप्लेंट्स की है तो हमने उनको बिल्कुल उनको रिटर्न करवाए जिन्होंने ओवर चार्जिंग की। तो मुअज़्ज़म भाई, हमें कोई महंगा होटल अगर दे रहा होगा ना तो बस हमने फिर आपको कॉल मिलानी है, तो हमें आपसे डिस्काउंट लेने। और इस तरह की ये हमारी पूरी केपी में हमारी जो हेल्पलाइन है 1422, अगर आप कहीं जाते हैं ये फ्री कॉल आप इस पे कर सकते हैं। ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आपको लेने का मकसद ही ये था कि लोगों तक ये मालूम है। भाई 1422 पे कॉल कर लें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। कागान जरूर जाएं, कागान ना भी जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन आउटिंग जरूर करें। वीकेंड है तो चले जाइए, एंजॉय कीजिए। हम भी जाते हैं, एंजॉय करते हैं। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।